तो देखिए इग्नू में 2 प्रकार से एडमिशन होते हैं। एक आपके ऑनलाइन मोड के लिए होते हैं, एक आपके जो ओडीएल मोड होता है जिसको ऑफलाइन भी कह सकते हैं, ओडीएल मोड के लिए 2 एडमिशन टाइप्स होते हैं आपके, ठीक है? तो काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन प्रोग्राम में भी एडमिशन लेते हैं और काफ़ी सारे बच्चे ओडीएल प्रोग्राम में भी एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के पोर्टल पे जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो वहाँ पे आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आने लग जाता है, ठीक है? जब तक आपका कंफर्म नहीं होता है तो आपका जो स्टेटस होता है, एडमिशन स्टेटस, वहाँ पे आपको शो हो रहा होता है फ्रेश एडमिशन। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनका फ्रेश एडमिशन ही शो हो रहा है। तो देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सभी स्टूडेंट्स के जो एडमिशन है वो कंफर्म है, किसी के भी कैंसिल नहीं होते हैं इग्नू की तरफ से, ठीक है? तो आप बेफिक्र रहिए, जब तक आपका फ्रेश एडमिशन है आप मान के चलिए आपका 100% आपका कंफर्म है, ठीक है? तो आपको कोई ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा, कब तक होगा, क्या होगा। आपको बिल्कुल चिंता लेने वाली बात नहीं है, आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म है, आपको अपनी पढ़ाई जारी कर देनी है, ठीक है? तो जिन भी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुके हैं उनके लिए ग्रीन रंग का बटन आ जाता है, यानी कि आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म्ड हो जाता है, ठीक है? तो जब कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन स्टेटस में भी एडमिशन कंफर्म लिखा हुआ आता है, ठीक है? तो वहीं पर आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो आप आईडी कार्ड डाउनलोड करके रख सकते हैं। आईडी कार्ड आपके आगे बहुत चीज़ों में काम आता है, ठीक है? तो जब आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आईडी कार्ड के ऑप्शन के उधर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। जब उस पीडीएफ को आप ओपन करते हैं तो आपसे एक पासवर्ड पूछा जाता है। तो देखिए जो आपका आईडी कार्ड का पासवर्ड होता है वही आपका एनरोलमेंट नंबर होता है जो आपको ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर आपको इसमें आ रहा है ना एप्लीकेशन समरी में, एनरोलमेंट नंबर, ये रहा एनरोलमेंट नंबर, यही एनरोलमेंट नंबर आपको डालना होता है यहाँ पे, ठीक है? जो आपका यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा वही एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर भी आपको डालना होता है। पासवर्ड क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया। अब आईडी कार्ड को और भी तरीके होते हैं डाउनलोड करने के, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लेके आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए आपको सबसे मेन चीज़ जब इग्नू यूनिवर्सिटी में आते हो, पहली बात तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपको बताना, गाइडेंस करना, ये सब चीज़ें आपको खुद ही करनी होती है, कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कब चीज़ क्या हो रही है, कब एग्ज़ाम हो रहे हैं, कब असाइनमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा आके, आपको खुद ही ये सारी चीज़ें जाननी होती है, ठीक है? तो आप कैसे जानेंगे कि असाइनमेंट कब सबमिट हो रहे हैं, क्लासेस कब हो रही है, कैसे क्या चीज़ें हो रही है, एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ हो रहे हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिलती रहेगी, ठीक है? जो इग्नू की मेन वेबसाइट है ignou.ac.in, ये जो वेबसाइट का यूआरएल है आपका, इसमें ही आपको सारी चीज़ें ए टू जेड सब की सब चीज़ें इसी में ही मिलेंगी आपको, ठीक है? कोई सी भी लिंक हो, कैसी भी लिंक हो, सारी की सारी लिंक्स इसमें ही मिलेगी। एग्ज़ाम की हो, आपकी बुक्स की हो, चाहे आपकी रीजनल सेंटर की हो, चाहे आपके कुछ भी, ए टू जेड सारे के सारे लिंक इस मेन लिंक के अंदर ही है। बाकी लिंक्स को आप डायरेक्ट भी सर्च करके कर सकते हो, या आपको ना मिले तो आप इसकी जो मेन वेबसाइट है वहीं से जाके भी इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका रीजनल सेंटर कौन है, और रीजनल सेंटर की वेबसाइट को भी आपको फॉलो करते रहना है। 2 वेबसाइट को आपको मेनली फॉलो करना है, एक जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फॉलो करना है, और दूसरा जो आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट होगी आपको इसको भी फॉलो करते रहना है, ठीक है? इस पे आपको पर्टिकुलरली कुछ 3-4 चीज़ें ही आपकी इसमें मेनली शो होती है। एक तो आपके जो काउंसलिंग्स होती है, काउंसलिंग यानी कि क्लासेस शो होंगी यहाँ पे, एंड जो आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो चीज़ यहाँ पर शो होगी। आपकी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो चीज़ यहाँ पर शो होगी आपको, और एंड में आपको जो आपके स्टडी सेंटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपके कहाँ पे मिलेगी, आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा 2 चीज़ आपके लिए बहुत मेन है, एक इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट, दूसरी आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट के आप सीधे जाइए, इग्नू लिख दीजिए तब भी आ जाएगी, या तो इग्नू वेबसाइट लिख दे तब भी आ जाएगी, इग्नू साइट लिख दे तब भी साइट आ जाएगी, ठीक है? और रीजनल सेंटर की साइट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके इग्नू लिखिए, उसके बाद जो भी आपका रीजनल सेंटर हो आपको लिख देना है रीजनल सेंटर नोएडा, नोएडा है तो नोएडा लिख देना, अगर दिल्ली हो तो लिख देना है आपको इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली, ठीक है? ऐसे करके लिखते जाना है। आपका जो भी स्टेट हो, जहाँ का भी रीजनल सेंटर हो, उसके पीछे आपको रीजनल सेंटर के बाद में वो चीज़ वहाँ का स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे कोलकाता हो गया आपका, पटना हो गया आपका, देहरादून हो गया, कोई सा भी कहीं का भी शहर, कहीं का कुछ भी राज्य हो, सब आपको वहाँ पे रीजनल सेंटर के बाद लिखते रहना है, ठीक है? उसके बाद आता है कि आपको अपनी डिटेल्स कैसे चेक करनी है।
कि आपने किस चीज़ में प्रोग्राम में एडमिशन लिया, आपके प्रोग्राम कब तक वैलिड है, आपका प्रोग्राम किस मीडियम में, आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट है, आपका नाम क्या लिखा गया है, फादर नेम्स क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी जितनी भी डिटेल्स है ए टू ज़ेड, आपने हिंदी मीडियम लिया, इंग्लिश मीडियम लिया, ए टू ज़ेड चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? वह आपको मिलेगी रजिस्ट्रेशन डिटेल की जो एक पोर्टल है उधर मिलेगी। एंड जो ये वाला पोर्टल है आपका, जो एक आपका इग्नू ऑफिशियल वेबसाइट पे रहता है, वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं करना, आपको इस वाले में एक्सेस करना है जिसकी लिंक हमने अभी आप सभी को चैट बॉक्स में शेयर की है। ये वाला वो पोर्टल है आपका, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कहें चाहे आप एडमिशन डिटेल्स कहें, इसमें सारी डिटेल्स आएंगी आपकी, कैसी क्या क्या चीज़ है। अब इसमें एक्सेस कैसे करना है इसको, सबसे पहले आपके पास इसके लिए एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स के एडमिशन कंफर्म हो गए उनको एनरोलमेंट नंबर मिल गया होगा, जिनके नहीं हुए हैं तो वो थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको भी जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ आएगा एंटर एनरोलमेंट नंबर, यानी कि सबसे पहले आपको अपना एंटर जो एनरोलमेंट नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम कोड चूज करना होता है। यहाँ पर आप टैप करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम कोड्स की लिस्ट आ जाएगी, उनमें से आपको जो भी प्रोग्राम हो वो टैप कर देना है, अटैच करके सिलेक्ट करके रख देना है उसको। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर एक कैप्शंस दे रखे होते हैं आपको, वो नंबर्स में, कभी अल्फाबेट्स में भी होते हैं, कभी नंबर्स में होते हैं। तो वही आपको ये जो ऊपर ये दे रखे हैं ना आपके कैप्शन, इसको यहाँ पर नीचे फिल कर देना होता है। उसके बाद सबमिट करके आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस वाली इमेज में शो हो रहा है। देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आपको ऊपर वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, फिर स्टूडेंट का नाम, फिर प्रोग्राम, फिर मीडियम, फिर इनरोलमेंट नंबर, फिर एडमिशन का ईयर कौन सा था, ये एडमिशन कब तक वैलिड रहेगा, जो भी नेम है आपके फादर, बर्थ नेम, एड्रेस वेड्रेस, सारी चीज़ें आपको इसमें ए टू जेड शो होंगी। कौन सा ईयर चल रहा है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, उसमें कौन कौन से कोड हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें शो होंगी। इसी के आपको नीचे भी थोड़ा जाओगे, ये स्क्रीनशॉट पूरा नहीं है, ओके नीचे भी नहीं है, इसी इसी ये जो आपका पोर्टल है, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला पोर्टल, इसी के जो नीचे वाला पार्ट है आपका, जैसे इन्फॉर्मेशन पार्ट है आपका, रूल्स और रिजल्ट्स वाला पार्ट है, इनमें आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेटिव और जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिलेंगी। जैसे आप क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको, उनकी लिंक्स मिलेंगी बेसिकली। एंड जो ग्रेड कार्ड की लिंक मिलेगी आपको, रिजल्ट की लिंक मिलेगी आपको, एग्जाम फॉर्म की लिंक मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें लिंक जो आपकी वो नीचे वाले सेक्शन में मिलेगी, इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट वाले सेक्शन में, जो नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। यही चीज़ें आपको इसमें अच्छे से खुल के बता रखी है, जो इमेज के साथ यहाँ पर आपको टेक्स्ट के द्वारा भी बता रखा है कि क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रखी है। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ में, आपको कुछ भी चीज़ हो, आपकी बर्थ डेट हो आपकी, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे ईमेल हो, चाहे आपको कुछ भी चेंज करवाना हो, अपना एड्रेस-वैड्रेस ए टू ज़ेड आपको अपने रीजनल सेंटर को मेल कर देना है। अगर मान लीजिए आपने अपने सरनेम में कोई मिस्टेक कर दिया, आपने अपने नेम में कोई मिस्टेक कर दी, फादर नेम में या एड्रेस में या फ़ोन नंबर में या ईमेल में कोई मिस्टेक कर दी है, तो उसको ठीक करवाने के लिए आपको कहाँ मेल करना होगा? अपने आरसी को, आरसी यानी कि रीजनल सेंटर, अपने रीजनल सेंटर को आपको मेल करना है। जो भी रीजनल सेंटर हो, जो ईमेल आईडीज़ है ऑलमोस्ट 99% आपकी सेम ही रहती है। आपको स्टार्टिंग में आरसी लिखना है, उसके बाद जो भी आपका रीजनल सेंटर हो, कोलकाता हो तो कोलकाता लिखना है, उसके बाद @ignou.ac.in करके आपको ये मेल, आपका मेल एड्रेस हो गया। इसको डाल के आपको जो भी मेल लिखना है, अपने जो भी करेक्शन करवाने हैं, आप वो मेल डाल के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, एंड दूसरी बात चीज़, एक और चीज़ याद रखें, आपके जो डिटेल्स के पोर्टल हैं, वो मेनली तो आपका जो फर्स्ट वाला लिंक जो हमने दी वही है आपका। सेकंड आपका एक सेकेंडरी पोर्टल भी है जिसमें भी आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स मालूम चलती है आपको, वो है आपका समर्थ पोर्टल। और समर्थ पोर्टल स्पेशली आपके लिए जो आपके री रजिस्ट्रेशन का सेक्शन होता है, री रजिस्ट्रेशन यानी कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन या नेक्स्ट सेमेस्टर एडमिशन, उसके लिए मेनली फोकस्ड है एंड उसके लिए ही ये काम किया जाता है समर्थ पोर्टल पे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स भी शेयर होती है आपकी। तो सबसे पहले जब भी आप एडमिशन लेते हैं इग्नू में, तो सबसे पहले डिटेल्स कहाँ आती है आपकी? आपकी आती है समर्थ पोर्टल पे। समर्थ पोर्टल पे ही आपकी सबसे पहले डिटेल्स अपडेट की जाती है, जो आपका डाटा है वो अपडेट किया जाता है। उसके बाद ही जो है आपका ये ऊपर वाला पोर्टल है आपका एडमिशन डिटेल्स वाला या रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला, इस पे अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपकी डिटेल्स आएंगी वो इस पे ही आएंगी। तो मान लीजिए अगर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी डाटा यहाँ पर आ रहा है क्या, एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड या कुछ भी आ रहा है, डाटा नॉट फाउंड, तो
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे समर्थ पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर एक यूज़र नेम पूछा जाता है और पासवर्ड पूछा जाता है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया है, तो वो एडमिशन वाला यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन ना करें, क्योंकि ये यूज़र नेम और पासवर्ड अलग से बनता है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर कोई नया स्टूडेंट है, उसने समर्थ पोर्टल कभी ओपन ही नहीं किया है, तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके न्यू अकाउंट बनाना होता है समर्थ पोर्टल पे, ठीक है? समर्थ पोर्टल आपका मेनली किन-किन चीज़ों में काम आएगा? सबसे मेन जो है आपका वो री-रजिस्ट्रेशन में काम आएगा। दूसरा, आप इसमें चाहे तो अपना जो स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। एंड तीसरा जो एक और मेन ऑप्शन है इसमें आपका, वो है आईडी कार्ड का। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था, आईडी कार्ड को डाउनलोड करने का आपका एक और तरीका है, वो है ये, ठीक है? तो आईडी कार्ड एक तो आप सबसे पहले एडमिशन पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन रहता है आपके पास समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल से भी आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन क्या रहता है आपके पास आईडी कार्ड डाउनलोड करने का? देखिए, आपके पास थर्ड ऑप्शन रहता है मेल के थ्रू। आपका जब भी एडमिशन कंफर्म होता है, तो आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन मेल भेजा जाता है, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम एंड आईडी कार्ड अटैच रहता है। तो आप आईडी कार्ड वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो अपने मेल द्वारा। अगर आपको मेल में नहीं भेजा गया है, तो आप समर्थ पोर्टल से, एडमिशन पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके बारे में नीचे भी आपको यही चीज एकदम विस्तार से बता रखी है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे जाके डाउनलोड करना है, आपको कैसे-कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल पे बता रखी है कि आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड कैसे दिखेगा? आपका आईडी कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो वो कुछ इस प्रकार का शो होगा आपको। अगर कलरफुल करते हैं तो कलरफुल होगा, ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी होती है। जैसे एनरोलमेंट नंबर हो गया आपका, रीजनल सेंटर कोड हो गया आपका, नेम ऑफ प्रोग्राम हो गया आपका, नेम हो गया, फादर नेम, एड्रेस और पिन कोड। ये सारी डिटेल्स आपकी एक इमेज दे रखी होगी और लास्ट में आपका सिग्नेचर दे रखा होगा, ठीक है? तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन आपकी आईडी कार्ड में रहती है। अब इसको आप जब भी आईडी कार्ड डाउनलोड करें, तो इसको प्रिंट आउट करके रख लिया करें। सबसे ज़्यादा ये काम आपके एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम के टाइम पे आईडी कार्ड ले जाना कंपल्सरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद ये आपके क्लासेस में भी काम आता है। जब आपको काउंसलिंग लेने जाना होगा अपने स्टडी सेंटर, तो वहाँ पे भी आपका आईडी कार्ड कभी-कभी माँगा जाता है, ठीक? इसके बाद आता है स्टडी मटेरियल। आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने आईडी कार्ड डाउनलोड कर लिया, आपने इग्नू में एडमिशन करवा लिया। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है? अब हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें अपनी? आपने एडमिशन तो करवा लिया है, जिन स्टूडेंट का कंफर्म हो गया वो भी अपनी पढ़ाई जारी कर लें, और जिनका नहीं हुआ है वो भी भाई अपनी पढ़ाई जारी कर लें। तो सबसे पहले पढ़ाई जारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी बुक्स चाहिए, क्योंकि भाई देखिए, जब तक आप अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करेंगे? बुक्स होगी तभी तो कर पाओगे ना आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट। तो बुक्स कैसे मिलती है आपको? बुक्स आपके घर भेजी जाती है। एंड बुक्स लेने के भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो आप सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हो बुक्स को, एक आप हार्ड कॉपी में ले सकते हो। जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा होता है, तो उसका पहले से ही हार्ड कॉपी में सिलेक्टेड होता है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन उसके नीचे ही दे रखा होता है आपको सॉफ्ट कॉपी वाला, बट स्टूडेंट्स उसमें ध्यान नहीं देते। कुछ स्टूडेंट्स ध्यान देते, कुछ नहीं देते, ठीक है? तो जो सबसे पहले वाला ऑप्शन रहता है हार्ड कॉपी, वो सब में सिलेक्टेड रहता है। उसके अगर आपको चेंज करवाना हो, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में बुक्स चाहिए, तो आप नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप नीचे वाला ऑप्शन चूज करते हैं, तो उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एंड बुक्स को सॉफ्ट कॉपी में लेने के भी बहुत सारे फायदे हैं और रीजन भी होते हैं, वो भी हम आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए, पहली बात तो जो इग्नू की बुक्स होती है वो बहुत ही लेट आती है, मोस्टली केसेस में लेट ही आती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ जाओ। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में भेज दी जाती है आपको बुक्स, ठीक है? बाकी मोस्टली केसेस में बुक्स लेट ही आती है, या तो एग्जाम के बाद आती है, या एग्जाम से 1-2 दिन पहले आती है, या कभी-कभी आपके एग्जाम के या मान के चलिए कभी आती ही नहीं है, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बुक्स भेजी ही नहीं जाती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस चक्कर के मारे स्टूडेंट जब सेकंड ईयर में एडमिशन लेने जाते हैं, तब वो ये करते हैं कि वो हार्ड कॉपी के बदले वो सॉफ्ट कॉपी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हार्ड कॉपी आनी नहीं है, आएगी तो तब जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद बुक्स लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए वो सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट करते हुए चलते हैं, ताकि उनके 15% भी बचे, और वो जो फालतू का जो उनका पैसा जा रहा है बुक्स में, जो बुक्स आती ही नहीं है एंड तक, वो जाके बच सके। इसलिए भी स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी चूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसलिए देखिए,
जब मान लीजिए आपने हार्ड कॉपी चूज़ कर लिया, ठीक है? हार्ड कॉपी इसलिए भी स्टूडेंट चूज़ करते हैं ताकि क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो मोबाइल फ़ोन्स में, आपके कंप्यूटर्स में, टीवीज़ में जो पीडीएफ्स होता है वो देखने में दिक्कत होती है, उनकी आँखों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी स्टूडेंट सारे हार्ड कॉपी में ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो मान के चल रहे हैं जिन स्टूडेंट्स ने हार्ड कॉपी में सिलेक्ट कर लिया है अपना बुक्स, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है? तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने हार्ड कॉपी में अपनी बुक्स ले ली है, तो उसको आपको ये देखना है कि बुक्स आपकी कहाँ पे है, उसका स्टेटस क्या है? वो डिलीवर होने के लिए निकली है, नहीं निकली है, या बुक्स पहुँची है, नहीं हुई है, आपकी प्रिंट हुई है, नहीं है, इसके लिए कैसे चेक करना है? इसके लिए एक अलग से पोर्टल होता है आपका, इग्नू स्टडी मटेरियल स्टेटस। स्टडी मटेरियल का ही मतलब बुक्स होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा बात, ठीक है? तो इसको आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो गूगल पे जाके। देखिए, जितने भी ये सारे साइट्स हैं, इनको आप डायरेक्टली गूगल पे भी जाके आप इनका नाम लिख दोगे, तो भी आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, रदर देन आपको किसी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अंदर-अंदर जाके फ़ोल्डर्स पे जाके इसको एक्सेस करने के, ठीक है? तो इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाने के बाद लिखिएगा इग्नू स्टडी मटेरियल स्टेटस, ठीक है? ये लिखते ही आपके सामने ये सबसे पहली फर्स्ट साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको स्टेटस पे टैप करना होगा। स्टेटस यहाँ पर आ रहा है ना, स्टडी मटेरियल स्टेटस, इस पे टैप करेंगे। इसके टैप करने के बाद बहुत सारे यहाँ पर आपको सेशंस शो होने लग जाएंगे। 2021 का, 22 का सेशन, 23 का सेशन, 24 का सेशन, बहुत सारे सेशंस यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे। तो जिस भी सेशन में आपने एडमिशन लिया है, जैसे कि अभी हम जुलाई वाले सेशंस की बात कर रहे हैं, तो जुलाई वाला सेशन सबसे टॉप पे आएगा, जुलाई 2024 लिख रखा होगा। उस सेशन को आपको टैप करना है। उस पे जाने के बाद आपसे एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा, जैसे कि आपको इस नेक्स्ट इमेज में शो हो रहा है कि यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, उसके बाद सबमिट कर दोगे, तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, अगर आपका स्टेटस अपडेट हुआ होगा तो। अगर स्टेटस अपडेट नहीं हुआ होगा तो वहां पर सिंपल सा लिखा हुआ आएगा, एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, ठीक है? जिस भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आ रहा है, तो वो इसको देखना ही छोड़ दीजिए, वो अपना सिंपली बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है? जब तक हम इस पे टॉपिक पे चलते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्टेटस शो होने लग रहा है, तो देखिए अब क्या करना है जब स्टूडेंट्स का स्टेटस शो होने लग जाए। पहली बात तो स्टेटस 2-3 प्रकार से शो होते हैं। एक, जब आपका कोई भी डेट्स मेंशन नहीं होती तब यहाँ पर 00 शो हो रहा होता है, बारकोड में भी 00 शो होता है। दूसरे में आपकी डेट्स मेंशन होती है, बारकोड भी मेंशन होता है, और तीसरे में आपका वो पहले ही लिखा हुआ होता है कि आपने ऑनलाइन ऑप्ट किया है सॉफ्ट कॉपी के लिए, ठीक है? तो 3 प्रकार से स्टेटस शो होता है। तो हम सबसे पहले वाला मान के चल रहे हैं, ये सेकंड स्टेप है, ये सबसे पहले वाला मान के चलते हैं। पहले स्टेप में जब आपका स्टेटस शो होने लग जाता है, तब आपको सारी चीजें 00 शो होंगी, ठीक है? जो आपका बार कोड होगा वो 00 शो होगा, एक्सपेक्टेड जो डेट होगी वो 00 शो होगी सारी जगह में आपको, ठीक है? तो तब क्या करना होता है, तब देखिए, अगर आप दिल्ली से हैं, जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, या दिल्ली में उनके कोई रिलेटिव रहते हैं, जान पहचान है उनकी दिल्ली में, तो वो डायरेक्ट जाके हेडक्वार्टर से मैदानगढ़ी साकेत में जाके अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी डिले, विदाउट किसी वेट करने की, मतलब बिना किसी वेट किए, इंतजार किए, आप डायरेक्ट जाके अपने हेडक्वार्टर से बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जिन भी स्टूडेंट्स का 00 शो हो रहा हो, तो वो डायरेक्ट जाए मैदानगढ़ी, मैदानगढ़ी से अपनी बुक्स ले लीजिए। क्योंकि आप इस 0 का डेट तक आने का वेट करोगे, डेट के बाद आप डिलीवरी तक आने का वेट करोगे, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं आप, तब क्या करना होता है, तब आपको ये ध्यान में बात रखनी है कि सभी स्टडी सेंटर्स जो होते हैं वहां पर आपको बुक्स कभी नहीं मिलती, बुक्स मिलती है आपको रीजनल सेंटर पे। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सभी रीजनल सेंटर वाले बुक्स प्रोवाइड करवाएं, ठीक है? क्योंकि सभी रीजनल सेंटर्स के पास बुक्स का स्पेस नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे रीजनल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बुक्स रखने का स्पेस होता है, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा। कुछ रीजनल सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर बुक्स रहती है, तो वो स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करवा देते हैं। कुछ रीजनल सेंटर वालों के पास बुक्स रखने का स्पेस नहीं होता, तो वो सिंपली बोल देते हैं स्टूडेंट्स को कि देखिए स्टूडेंट्स, आपको बुक्स जो है वो दिल्ली से भेजी जाएगी आपके एड्रेस पे ही, ठीक है? जिनके पास रहती है वो आपको दे देते हैं, जिनके पास नहीं रहती वो आपको यही बोलता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान में रखिएगा।
बाकी अगर आपकी डेट मेंशन हो गई, ये सेकंड स्टेप है, जब आपकी डेट मेंशन हो जाती है तो यहाँ पर आपको बार कोड शो होने लग जाएंगे, डेट भी मेंशन हो जाएगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, कुछ डेट तक, जैसे मान लीजिए आज आपकी है 6 अक्टूबर, मान लीजिए आज आपका डेट अपडेट हो गया, जो स्टेटस है वो आपका अपडेट हो गया, जिस उसमें लिखा भी यही आ रहा है कि आपकी जो डिलीवरी डेट है इतनी तारीख को होगी, मान लीजिए सितंबर लिखा हुआ आ रहा है, सितंबर 20, अगले साल, या तो मान लीजिए आप नवंबर मान लीजिए, चलो अक्टूबर के बदले नवंबर मान लीजिए, नवंबर 20 लिखा हुआ आ रहा है या December 20 लिखा हुआ आ रहा है, तब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपकी दूर की डेट दिखाई दे रही हो, जैसे 1 महीना, 1.5 महीना, आधा महीना, तब भी आप हेडक्वार्टर जाके अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब भी आपकी जो बुक्स होती है वहीं पर होती है, वो डिलीवरी के लिए नहीं निकली होती है। ठीक है। जब डेट्स बहुत नजदीक की आ जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7 अक्टूबर की दिखा रहे हैं कि 7 अक्टूबर को आपको डिलीवरी हो जाएगी बुक्स, तो आप ना जाइए, तब आप घर पे रहिए और वेट कीजिए पोस्टमैन का आने का, वो आपकी बुक्स डिलीवरी कर देंगे। ठीक है। लेकिन डेट्स आपकी थोड़ी दूर की शो हो रही है, तब आप जाके अपने हेडक्वार्टर से, इग्नू के मैदान गढ़ी साकेत में, दिल्ली में, वहां से जाके आप अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी के लिए बुक्स होती हैं वो आपके लिए वहां से नहीं निकली होती है, वो वहीं पर रहती है, वो बहुत लेट से निकलती है वहां से। ठीक है। ओके, बाकी देखिए पोस्टमैन आपके घर पे भेजते हैं, कभी लेट भेजते हैं, कभी कहीं होता है, कभी मिसप्लेस हो जाती है, वो बहुत सारे केसेस में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो कोशिश कीजिएगा बार कोड के थ्रू आप थोड़ा सर्च करते रहे अपनी बुक्स को, कि बुक्स कहाँ पे है आपकी, अगर पहुंच जाती है घर पे तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचती है तो अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए, पोस्ट ऑफिस में भी जाके आप इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। अब आता है एक और चीज, इसमें बहुत ही मेन रोल जो अदा करते हैं, ये आपके नंबर्स हैं और जो मेल आईडीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बुक्स के रिगार्डिंग में। ठीक है। कि अगर आपको बुक्स लेटली मिल रही है, बुक्स नहीं मिल पा रही है, देर हो गई है, बहुत टाइम आ रहा है, तो आप इन मेल्स आईडी में मेल्स कीजिए कंटिन्यूस, जितनी बार आपका 3-4 बार, 5-5, 6-6 बार आप मेल्स करते रहोगे, तो मेल्स करके भी आपको जल्दी भेज दी जाती है बुक्स, क्योंकि जो आपका मेल होता है, वो जो आपका इशू होता है, वो हाईलाइट होने लग जाता है। ठीक है। जैसे ही हाईलाइट होने लग जाता है हायर डिपार्टमेंट्स के पास, तो वो आपकी जो बुक्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बुक्स ना आ रही हो, अब ये मत कीजिएगा कि आप आज से स्टार्ट कर दे, वैसे कर सकते हैं आज से भी आप, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा थोड़ा बाद से ही करें, क्योंकि अभी से ही सारे स्टूडेंट करने लग गए तो सारे स्टूडेंट्स के जो मेल्स है वो इग्नोर किए जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा मन से रुक जाइए पहले आप, तो जब तक आपका वो ना हो, एडमिशन जो कंफर्म ना हो, तब तक तो आप मेल मत कीजिए। जैसे एडमिशन कंफर्म हो जाए उसके बाद आप थोड़ा धीरे धीरे करके एक मेल, फिर 1 महीने बाद या आधे महीने बाद, 15 दिन बाद 2 मेल, ऐसे ऐसे करके आप मेल भेजने लगे। जब आप इनको मेल भेजेंगे तो आपकी बुक्स जल्दी भेज दी जाती है। ठीक है। या तो आप इनको कॉल करके, नीचे नंबर्स दे रखे हैं ना आपको, इनको कॉल करके भी आप कर सकते हैं। अब ये बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको ये शो नहीं हो रहे होंगे ईमेल आईडी और जो नंबर है, फ़ोन नंबर। इसके लिए देखिए जो हमने चैनल्स की लिंक दी थी ना आप सभी को, आप उन चैनल्स में एक बार ही चले जाइएगा, उन ग्रुप्स में चले जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि ये नंबर्स और ये जो डिटेल्स है, ईमेल आईडीज़, ये हम वहाँ पे भी शेयर करें। ठीक है। तो इन नंबर्स और मेल आईडीज़ पे आप कॉल या मेल करके अपना जो बुक्स है वो जल्दी डिलीवरी करवा सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास कि भाई बुक्स तो हमारी आ नहीं रही है, स्टेटस हमारा शो हो नहीं रहा है, तो हम मैदानगढ़ी से बुक्स ले नहीं सकते, तो अब क्या करें? हमारा 1 महीने से ऊपर हो गया, कोई स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, तो अब आप क्या करें? तो देखिए, अगर आपका बहुत टाइम हो गया, 1 महीने हो गए हैं, या आप पहले ही पढ़ना चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि हमें वेट करना है या कुछ करना है, आप पहले ही पढ़ना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी का आज एडमिशन कंफर्म हुआ, वो कल से ही पढ़ाई अपनी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आप डायरेक्ट अपनी जो बुक्स है उसको ऑनलाइन पीडीएफ में, सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप बुक्स को सीधे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, आपको बुक्स को आने का वेट नहीं करना है, आप बुक्स को सीधे डायरेक्ट डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अब डाउनलोड कैसे करनी है बुक्स को, इस चीज़ के बारे में भी हम ज़रा जान लेते हैं। देखिए, बुक्स आप 2 प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आप अपने जो ई ज्ञान कोश है, ई ज्ञान कोश पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। ई ज्ञान कोश सबसे मेन वेबसाइट है और सबसे ज़्यादा अपडेटेड वही है आपकी फॉर स्टडी मटेरियल फॉर बुक्स। ठीक है। तो आप ई ज्ञान कोश से अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाके लिख दीजिएगा ई ज्ञान कोश, तो आपकी जो बुक्स की साइट है वो ओपन हो जाएगी, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे आप ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे टैप करोगे, इसके बाद अंदर जाओगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको यहाँ पर जाना है इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे।
यही आपका स्टडी मटेरियल है, आपको इस वाले पे जाना है। ऊपर वालों में जाओगे तो उधर आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगी, आपके जो भी ऑनलाइन जो काउंसलिंग कंडक्ट होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, उधर की जो काउंसलिंग होती है, वो यहाँ पे मिलेगी। तो आपको सिर्फ़ बुक्स डाउनलोड करनी है, तो आपको सिर्फ़ इस ऑप्शन में जाना है, इग्नू सेल्फ लर्निंग मटीरियल में, ठीक है? उसके बाद नीचे भी आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स में आपको स्टडी मटेरियल ऑलरेडी डिवाइडेड भी मिलते हैं। जब आप इस सेल्फ लर्निंग वाले मटेरियल पे जाओगे तो इसमें आपको थोड़ा अंदर-अंदर जाके पहले आपको बैचलर्स, मास्टर चूज़ करना होगा, फिर करंट, फिर अचीव, ये सारे करते-करते आपको फिर जो स्कूल्स होते हैं आपके, जैसे किसी साइंस का स्कूल हो गया, आर्ट्स का स्कूल हो गया, उनमें जा के थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका स्टडी मटेरियल मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक और थोड़ा शॉर्टकट दे रखा है, कुछ जो मेन प्रोग्राम है सिर्फ़ उन्हीं के लिए, सभी प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। तो आप जैसे जाओगे बीएम के, यहाँ पर आपको कोड मिल जाएँगे, बीएएम के, आपको बीएससी एम के मिल जाएँगे, बीकॉम एफ के कुछ कोड्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ एक प्रोग्राम डिवाइडेड भी आपको सेक्शंस मिल जाएँगे, जहाँ पर स्पेशली प्रोग्राम के स्टडी मटेरियल दे रखे हैं। बिना किसी परेशानी के आपको अंदर जाके ढूँढने की सिवा आप सीधे यहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सीधे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है। आप अगर मोबाइल फ़ोन से आप एक्सेस कर रहे हो ई-ज्ञान कोश को, तो ऊपर एक शायद 3 डॉट्स या 3 लाइन्स करके कुछ ऑप्शन आता है, उस पे आप उसको टैब करते हो तो नीचे उसका डाउन हो जाता है, वो जो पैनल है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है, उस पे एक सर्च का ऑप्शन आता है, तो थोड़ा आपको ऐसे ढूँढना पड़ेगा। ये डेस्कटॉप वाला वर्ज़न है, डेस्कटॉप में सीधे ऊपर ही आपको आ जाता है सर्च का। मोबाइल वाले वर्ज़न में आपको थोड़ा टैब करके थोड़ा उसको, जो ऊपर का हेडर होता है आपका, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसमें आपका जो सर्च का ऑप्शन है रहता है। इस सर्च के ऑप्शन पे आप अपना प्रोग्राम लिख दीजिए, आप अपना सब्जेक्ट कोड या कोर्स कोड लिख दीजिए, तो यहाँ पर आप सर्च पे टैप करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक और हम ईज़ी वे भी बता देते हैं, आप इसको रहने दीजिए, इसके बदले आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आप इग्नू का जाइए, गूगल पे जाने के बाद लिखिए इग्नू, इग्नू के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है या कोर्स कोड है, कोर्स कोड और सब्जेक्ट कोड क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। देखिए, कोर्स कोड, सब्जेक्ट कोड आपके एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको ही आपका कोर्स कोड और सब्जेक्ट कोड कहा जाता है, ठीक है? जैसे आपका होगा, एक हिस्ट्री का कोड ले लेते हैं बीएम के स्टूडेंट्स के लिए। जो हिस्ट्री का कोड होगा आपका होगा BHIC 131, ऐसे करके कोड होता है, और एक और ईवीएस का भी होता है 181, ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं आपके, ठीक है? तो ये जो कोड्स होते हैं इनको आप यहाँ सर्च बॉक्स पे लिख के सर्च कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है? एंड हम जो गूगल वाला बता रहे थे, गूगल वाला भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है इग्नू, उसके बाद जो भी आपका कोर्स कोड है, सब्जेक्ट कोड है, वो लिखना है, उसके बाद लास्ट में बुक लिख लो या आप स्टडी मटेरियल लिख लो और फिर सर्च कर दो। उससे क्या होगा, उससे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी इस ई ज्ञान कोश की। आप जैसे ही उसको सर्च करोगे तो आपका वो जो पीडीएफ है शो होने लग जाएगा, और उस पे आप टैप करोगे तो सीधे आप डायरेक्ट इस जो ई ज्ञान की कोश की वेबसाइट है, उस पे डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की सब्जेक्ट की बुक तक, ठीक है? ओके, तो सेकंड ऑप्शन एक और आता है आपके पास बुक्स डाउनलोड करने का, वो होता है आपका ई लर्निंग ऐप, ठीक है? जो इग्नू का ई कंटेंट ऐप है, जो इग्नू की एक एप्लीकेशन कहें हम, बुक्स की एप्लीकेशन, जहाँ पर आप सेम तरीके से जैसे आप जो वेबसाइट पे कर रहे थे, आप ई ज्ञान कोश की बुक्स डाउनलोड कर रहे थे, वैसे आप ई कंटेंट पे भी आप कर पाओगे, बट इसका शायद इंटरफेस थोड़ा ईज़ी रहता है, हमारे जितना हमें याद है, इसका इंटरफेस थोड़ा ईज़ी रहता है कंपेयर टू ई ज्ञान कोश के। बट यहाँ पर एक थोड़ा ये इश्यू है कि ये जो ई कंटेंट ऐप है, ये ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, ठीक है? ये ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहती, इसमें ज़्यादा अपडेट्स नहीं दी जाती, काफ़ी बार इसमें बग्स रहते हैं, काफ़ी बार कुछ इश्यूज़ रहते हैं, काफ़ी बार जो पीडीएफ होते हैं वो अपलोड नहीं किए जाते इसमें, कंपेयर टू जो आपका ई ज्ञान कोश है। ई ज्ञान कोश में बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी अपडेट मिलती है, ठीक है? ई ज्ञान कोश हमेशा अप टू डेट ही रहती है, बट जो ई कंटेंट ऐप है ये अप टू डेट नहीं रहती, इसको थोड़ा धीरे-धीरे अपडेट किया जाता है, क्योंकि देखिए एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं नहीं है जो इनको हैंडल करे, जो इनको डेवलप करे, ठीक है? तो इसी कारणवश जो एक इग्नू की पहले ऐप आया करती थी, जो आपको साइड में शो हो रही होगी, इग्नू स्टूडेंट ऐप करके ऐसे कुछ था, इग्नू स्टूडेंट ऐप करके एप्लीकेशन का नाम था, जिसको प्ले स्टोर से हटा दिया गया है बिकॉज़ ऑफ डेवलपर्स की कमी है, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से जो एप्लीकेशन को है, साइट जो गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है? क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट इतने ज़्यादा नहीं है कि इनको अपडेट किया जा सके, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं हैं, बहुत सारी
रीज़न्स हैं जिन वजह से इन ऐप्स पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जा पाता है। ठीक है? तो इसलिए हमने कहा है कि ई-ज्ञान कोर्स को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दीजिए। ई-ज्ञान कोर्स से आप सारे कोर्स ढूँढ सकते हैं, जो भी अभी नए पब्लिश हुए हैं, नई प्रिंटेड वाले हैं, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। ई-कंटेंट में थोड़ा टाइम बाद अपडेट होते हैं। ठीक है? उसके बाद आते हैं, आपने बुक्स भी डाउनलोड कर ली, बुक्स भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है। अब चीज़ें किससे समझे? चीज़ें समझने के लिए आपको कोई टीचर चाहिए होगा, कोई काउंसलर चाहिए होगा, कोई प्रोफ़ेसर चाहिए होगा जो समझाए। तो आप कहेंगे अब हमें क्लासेस चाहिए, क्लासेस कैसे लें? क्लासेस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए क्लासेस इग्नू द्वारा पहली बात तो क्लासेस नहीं करवाई जाती है, उसको जो चीज़ करवाई जाती है वो काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग और क्लासेस दोनों में अंतर होता है। क्लासेस में आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि वर्ड टू वर्ड, चैप्टर टू चैप्टर आपको एक-एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, डिटेल में समझाया जाता है, उसको क्लासेस कहा जाता है। काउंसलिंग का मतलब होता है काउंसलिंग में आपको कोई चैप्टर, कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ़ आपके डाउट्स के लिए काउंसलिंग रखी जाती है ताकि आपके कोई डाउट्स हो तो आप वो क्लियर कर सकें अपने स्टडी सेंटर पे जाके, ठीक है? तो काउंसलिंग का यहाँ पर ये रूल है। तो हमेशा याद रखिएगा इग्नू में क्लासेस नहीं होती है, तो आप क्लासेस के उस पे मत बैठिए। जो क्लासेस होती है वो कुछ स्टडी सेंटर्स में होती है, कुछ में नहीं होती है, कुछ में ऑनलाइन होती है, किसी में ऑफलाइन होती है, ठीक है? तो क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर पढ़ाया जाए। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको खुद ही सारी चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है? कुछ काउंसलर्स हैं, कुछ स्टडी सेंटर्स के काउंसलर्स ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लें देशबंधु, अगर दिल्ली के कोई स्टूडेंट है तो वो सुन रहे हो हमें, तो उनके लिए हम बताते हुए चलते हैं। जैसे देशबंधु एक कॉलेज है आपका, दिल्ली का ही कॉलेज है। यहाँ पर क्लासेस होती हैं आपकी, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं आपकी यहाँ पे, एंड यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है मत नॉर्मल वे में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीप नॉलेज दी जा रही है, आपको सिर्फ रीडिंग करके पढ़ाया जाता है। मोस्टली जितने काउंसलर्स हैं वो रीडिंग करके पढ़ाते हैं, कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सही भी पढ़ाते हैं, ठीक है? एंड ऐसे एक और आपका इंस्टीट्यूट हुआ करता था पहले इग्नू में, अब तो शायद वो हट गया है। एक पीसीटीआई करके इंस्टीट्यूट था आपका इग्नू में, पहले वो सेटेस था। तो वहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट था पहली बात तो वहाँ के जो काउंसलर थे वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे, ठीक है? जो वहाँ पर पढ़ाते थे। इस वजह से वहाँ के जो स्टाफ था, वहाँ के जो काउंसलर थे, वो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट था उन्हें वो काफ़ी अच्छे-अच्छे जो एजुकेटेड काउंसलर्स थे, उनको हायर कर रखा था। इस वजह से वहाँ की क्लासेस भी थोड़ी हाई क्लास की होती थी, अच्छी होती थी, नॉलेजेबल होती थी। ठीक है? तो कुछ ऐसे स्टडी सेंटर्स आपको मिल सकते हैं किस्मत से, जहाँ के काउंसलर अच्छे हों, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएँ, डीपली पढ़ाएँ, जिनके पास डीपली नॉलेज भी हो। ठीक है? बाकी ऐसे मोस्टली केसेस में जो स्टडी सेंटर्स हैं, वहाँ पर काउंसलिंग अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमने हमेशा कहा है कि आप खुद पढ़ें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर देन आप किसी डिपेंड हो रहे हैं किसी काउंसलर्स पे। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं सर क्लासेस नहीं हो रही, क्लासेस नहीं हो रही, तो हम हमेशा यही बताते हैं, देखिए क्लासेस के ऊपर मत बैठिए, क्लासेस पे डिपेंड रहोगे तो आपके एग्जाम आ जाएंगे, आप क्लासेस का वेट करते रह जाओगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो काउंसलर्स होते हैं सिर्फ रीड आउट कर रहे होते हैं आपकी बुक्स को, वो आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कोई पढ़ के सुनाए सारी चीज़ें, ठीक है? एंड अगर आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से याद रखोगे उन चीज़ों को, ठीक है? उसके बाद आता है कि देखिए हमें पता चल गया कि कैसे करना है, क्या काउंसलिंग होती है, लेकिन हमें काउंसलिंग का शेड्यूल कैसे पता चलेगा? टाइम टेबल क्या है? कब क्लासेस हो रही है, कब नहीं हो रही, कहाँ पे हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, इन चीज़ों की हमें नॉलेज कैसे मिलेगी? इसके बारे में हम कैसे जानें? ये चीज़ भी जान लेते हैं भाई। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको अपनी आरसी की साइट, जैसे कि हमने पहले बताया था कि आपकी आरसी की साइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी यानी कि रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप जब मिड सेक्शन पे जाओगे, जहाँ पर क्विक लिंक्स लिखा हुआ रहेगा आपके, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कॉलम्स मिलेंगे, बहुत सारी शॉर्ट्स लिंक्स मिलेंगी आपको, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपको पहुँचा सकती है डायरेक्ट। जैसे कि आपका एक काउंसलिंग वाला सेशन है, काउंसलिंग जैसे कि हमने बताया आपकी क्लासेस कहा जाता है काउंसलिंग को ही, तो यहीं पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिलेगा, यानी कि जो आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है वो आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा कि आपके जो काउंसलिंग के जो भी क्लासेस के जो टाइम टेबल होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो काउंसलिंग शेड्यूल वाले सेक्शन पे मिलेंगे। इस पे आप टैप करोगे, इस पे टैप करने के बाद बहुत सारे कोड शो होने लग जाएंगे। कोड्स होते हैं आपके स्टडी सेंटर के, जैसे कि यहाँ पर एक आपको शो
कोड 718, ये कोड जो है आपका कालकाजी वाले रीजनल सेंटर की यानी कि रामानुजन का जो स्टडी सेंटर का कोड है वो है। ऐसे ही कोड आपको बहुत सारे कोड वहाँ पर काउंसलिंग सेशन के जब डिपार्टमेंट में आप जाओगे अंदर, उसके बाद आपको ऐसे ही बहुत सारे 701, 789, 532 ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे कोड शो होने लग जाएँगे। वो आपके स्टडी सेंटर के कोड होते हैं, ठीक है? और स्टडी सेंटर के कोड कैसे चेक करना है वो आपको ऊपर बताया गया था कि एडमिशन पोर्टल वाला जो एडमिशन डिटेल वाला पोर्टल था, उसमें आपका स्टडी सेंटर रहता है और स्टडी सेंटर कोड भी रहता है। तो वहाँ से आप कॉपी करके या देख के वहाँ से फिर बाद में आप सर्च कर सकते हो काउंसलिंग वाले सेशंस में जाके, ठीक है? तो ऐसे कोड्स में रहेंगे, कभी भी आपका जो कॉलेज का नाम नहीं लिखा रहेगा, कोड रहेगा, तो कोड से देख के आपको पता करना है कि आपका कॉलेज कौन-सा है। उसके बाद आप उसके बगल-वगल में देखोगे तो आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट लिंक्स भी मिलेंगी। जैसे कुछ साइट्स में जैसे कुछ रीजनल सेंटर्स की साइट है, वहाँ पर नोटिस बोर्ड मिलता है, कैलेंडर मिलता है, असाइनमेंट की लिंक मिलती है, फॉर्म्स मिलता है, लाइब्रेरी मिलते हैं और बहुत सारे अदर जो चीज़ें वो मिलती है। वैसे कुछ स्टडी सेंट कुछ रीजनल सेंटर्स की साइट्स पे जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ और मिलेंगे, वेब लिंक्स मिलेंगी, आपको ऑडियो वीडियो की लिंक्स मिलेंगी, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके रीजनल सेंटर टू रीजनल सेंटर। किसी रीजनल सेंटर वालों की अलग-अलग क्विक लिंक्स होती है, किसी रीजनल सेंटर वालों की अलग होती है। किसी रीजनल सेंटर वालों ने यहाँ पर लिंक रखी हुई होती है, किसी ने इधर रखी हुई होती है, किसी ने किधर रखी हुई होती है। वो सब रीजनल सेंटर वालों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? बाकी आप इसी के नीचे जाओगे, रीजनल सेंटर की साइट के नीचे जाओगे, तो यहाँ पर भी आपको एक अनाउंसमेंट और न्यूज़ और इवेंट का सेक्शन मिलता है, जो मेनली तो आपके रीजनल सेंटर के लिए ही होता है। कुछ इसमें जो इसमें कुछ ऐसी कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी यहाँ पर कभी-कभी अपडेट की जाती है। बाकी ये आपका जो मेनली है, ये आपके जो रीजनल सेंटर से जितने भी रिलेटेड आपके स्टडी सेंटर्स हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर शो की जाती है। रीजनल सेंटर की भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी यहाँ पे शो होती है। बाकी यही सेम चीज़ आपको मिलेगी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। वहाँ पर आपको 3 कॉलम्स मिलते हैं, एक आपको अलर्ट्स का मिलता है, एक आपको अनाउंसमेंट का मिलता है, तीसरा आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स वाला मिलता है, ठीक है? तो आपको अलर्ट्स वाले पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, फिर आपको अनाउंसमेंट वाले और न्यूज़ और इवेंट्स वाले में थोड़ा बहुत, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे-ऐसे मिलती है सारी लिंक्स पे। तो ये जो लिंक है आपकी रीजनल सेंटर की, इसका भी इंटरफेस थोड़ा आपकी जो ऑफिशियल इग्नू की वेबसाइट है वहाँ से मिलता-जुलता है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जैसे यहाँ पे मिलती है, ठीक है? उसके बाद हम जाते हैं कि मान लीजिए आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही, आपके कॉलेज वाले काउंसलिंग नहीं करवाते, जो बहुत केसेस में होता भी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो क्लासेस होती है सिर्फ़ वो उन्हीं प्रोग्राम की करवाई जाती है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है? जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, उतनी चीज़ों को दिया जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जितनी कम डिमांड उतनी सप्लाई को कम किया जाएगा। ठीक है? तो मान लीजिए आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, तो अब क्या करें? अब कहाँ से पढ़ें भई, हमारी क्लासेस तो हो नहीं रही है, अब हम कैसे अपनी पढ़ाई करें? तब आपको 3-4 ऑप्शन, बहुत सारे वैसे तो ऑप्शन हैं, ठीक है? तो उनमें से हम आपको 3-4 में जो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, वो हम बताते हुए चलते हैं। जैसे आपका एक आता है ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन ऐसे करके आते हैं, टीवी चैनल्स भी आते हैं आपके, एफएम रेडियो चैनल्स भी हैं आपकी, ये याद रखिएगा, ठीक है? आपको एफएम रेडियो पे भी इग्नू के लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो एक जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, उसके जो हेड होते हैं, उनके द्वारा ये, या कोई बड़े प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उनके द्वारा ये लेक्चर्स अटेंड किए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जैसे ज्ञानवाणी हो गया, ज्ञानवाणी आप एफएम, जैसे आपके पास एफएम हो, तो आप एफएम पे जाके ज्ञानवाणी जाके चैनल्स में जाके अपने एजुकेशनल्स की वीडियो या इग्नू के कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो तो वो लेक्चर्स ले सकते हैं। या ज्ञान दर्शन चैनल आता है आपका टीवी में, डीडी का चैनल है, ठीक है? ज्ञान दर्शन, वहाँ पर जाके भी आप उसमें इग्नू के जो लेक्चर्स होते हैं वो अटेंड कर सकते हो। ये हर केबल्स में अलग हो सकता है, केबल टीवीज़ में जैसे एयरटेल में चैनल नंबर अलग हो सकता है, टाटा स्काई में चैनल नंबर अलग हो सकता है, सन डायरेक्ट में चैनल नंबर अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके चैनल टू चैनल। ठीक है? ऐसे आप और जाओगे तो आपको ऑडियो रिसोर्सेज़ भी मिलेंगे, वीडियो रिसोर्सेज़ भी मिलेंगे, यानी कि यही जो लेक्चर्स हैं इनको ऑडियो में भी रिकॉर्डेड कर रखा है, एंड यही जो लेक्चर्स हैं इनको वीडियो में भी रिकॉर्डेड कर रखा है, जिसको आप साइट के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हो, जो इग्नू की है आपकी, ईएमपीसी करके साइट है आपकी इग्नू की, इस पे भी जाके आप एक्सेस कर सकते हो ये सारी चीज़ें। और इन्हीं चीज़ों को आप इग्नू के जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी इग्नू का एक यूट्यूब चैनल है जो आपका इसी डिपार्टमेंट का है, ईएमपीसी का, ठीक है? इसके भी जाके आप वहाँ से भी लेक्चर्स वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है? वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है।
एंड आपके पास एक और ऑप्शन भी आते हैं, आपके पास कुछ ऑप्शंस आपके होते हैं ब्रॉडकास्ट वाले, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के पास रेडियो नहीं है, किसी स्टूडेंट्स के पास केबल टीवी नहीं है, किसी स्टूडेंट्स के पास यूट्यूब नहीं है, तब वो क्या करे? तब उसको इग्नू द्वारा की जो ई ज्ञान कोश वाली साइट है, उसमें ही वहाँ पर भी ब्रॉडकास्ट करवाए जाते हैं। ये जो जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, ये सभी सब जगह ही होते हैं, ठीक है? ये मत समझिएगा इधर अलग हो रहे हैं, उधर अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे सेम ही रहते हैं लेक्चर, बस प्लेटफॉर्म अलग अलग होते रहते हैं, ठीक है? तो ई ज्ञान कोश पे भी आपको वही सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको एफएम रेडियो पे मिलेंगे, जो आपको टीवी चैनल्स पे मिलेंगे, जो आपको यूट्यूब्स पे मिलेंगे, वही सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होते हुए मिलेंगे, ठीक है? एंड इनके शेड्यूल्स भी होते हैं, कौन सी तारीख को कौन सा प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा, कौन सी तारीख को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कौन सी तारीख को कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उनका भी पूरा शेड्यूल होता है। तो आप इन सारी वेबसाइट को एक्सेस करके भी इन पे जाके आप ये सारी डिटेल्स, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? ये सारी देखिए वेबसाइट के वही सारे नाम रहेंगे जैसे आपको ऊपर बता रखा है। इग्नू ज्ञानवाणी लिख देंगे तब भी आ जाएगा, इग्नू ज्ञान दर्शन लिख देंगे तब भी आ जाएगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इग्नू ईएमपीसी लिख देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है? ऐसे आप जितना भी इग्नू ई ज्ञान कोश लिख देंगे तब भी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद आता है एक नोट आपके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, या तो हम चलो प्रैक्टिकल की बाद में बात करते हैं, अभी हम ऐसे ही चलते हैं कि आपने ये सारी चीजें कर ली, आपने क्लासेस ले ली, फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है? क्लासेस मान लीजिए आपकी क्लासेस हो गई, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको जब भी आप क्लासेस लेने जा रहे हो या आपने क्लासेस ले ली है, तो आपको हमेशा अपने प्रोग्राम गाइड या प्रोग्राम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम किस तरीके से होंगे, कि क्या-क्या चीज़ें इसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स रहते हैं आपके प्रोग्राम में, उस चीज़ की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा एडमिशन लेने से पहले आप चाहे इग्नू में ले रहे हो, चाहे किसी भी सेंटर की यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो आप, उससे पहले आपको उसका जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, जो प्रोग्राम का गाइड है, जो प्रोग्राम की डिटेल्स है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो कभी भी आप एडमिशन लेने जा रहे हो किसी भी प्रोग्राम में, तो उसको प्रोग्राम के पहले बारे में जानो कि इसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये प्रोग्राम ईज़ी है या नहीं है, इस प्रोग्राम को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में करवाया जाता है या सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज में करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है कि इसकी बुक्स कैसी है, इसकी बुक्स हार्ड तो नहीं है, इसकी लैंग्वेज हार्ड तो नहीं है, इसके क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन से पहले देखना होता है, ठीक है? एक तो आपका ये हो गया। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? सबसे पहले आपको इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके इग्नू के बारे में जानना चाहिए कि इग्नू क्या है, कैसे कंडक्ट होता है, क्या चीज़ें होती है, इसमें कौन से प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको जो प्रोस्पेक्टस रहता है उसमें रहती है। बाकी जो मेन आपकी प्रोग्राम की डिटेल्स रहती है वो हमेशा आपके जो प्रोग्राम गाइड रहती है उसमें रहती है, ठीक है? तो आपको प्रोग्राम गाइड बाद में डाउनलोड करना है, पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिएगा, उसमें चेक कीजिए कि इग्नू कैसा है, इग्नू में क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है, और प्रोग्राम की थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको यहाँ पर जैसे फ़ी हो गया, मीडियम हो गया आपका, कौन-कौन से सेंटर्स पे है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आपको। बाकी प्रोग्राम गाइड में आपको प्रोग्राम की डीप जो नॉलेज होती है कि इसमें प्रैक्टिकल है, नहीं है, एग्ज़ाम कैसे होंगे, कितने बार एग्ज़ाम होंगे, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इग्नू के जो प्रोग्राम गाइड्स होते हैं उनमें पता चलेंगी। तो इसलिए हमेशा प्रोग्राम गाइड डाउनलोड किया करें। ओके, उसके बाद आपने सारी चीज़ें कर ली, आपका एडमिशन हो गया, क्लासेस बुक्स ले लिया आपने, क्लासेस कर लिया आपने, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपका ऑप्शन आता है, आपका आता है असाइनमेंट का। उसके बाद जब क्लासेस-व्लासेस सब ले लिया आपने, आपका आएगा असाइनमेंट का टाइम। अब ये हम एग्ज़ाम्पल देके चलते हैं और अच्छे से आपको समझाने के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है और उनका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो उनका मार्च 2025 में असाइनमेंट सबमिट होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं से बताई जा रही है कि कैसे-कैसे एक स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या चीज़ें होंगी। जिसने स्टूडेंट ने अभी एडमिशन लिया, उसका फिर 1 महीने बाद कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि नवंबर तक कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद उसको जनवरी-फरवरी तक बुक्स दे दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद अप्रैल-मार्च में उनकी क्लासेस होगी। ये मार्च मान लीजिए मार्च में क्लासेस होंगी, या अप्रैल मान लीजिए अप्रैल में क्लासेस होंगी। इसी टाइम पे आपके असाइनमेंट भी दिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपकी क्लासेस होती हैं, फिर असाइनमेंट होते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है, ऐसे लाइन वाइज़ चलती है सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पहले आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएगी। अब वो ज़रूरी नहीं कि हर स्टडी सेंटर में यही रूल अपनाया जाए,
ठीक है? ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता, किसी में आगे पीछे भी होता है, असाइनमेंट पहले सबमिट हो जाते हैं, जो क्लासेस होती है वो बाद में कंडक्ट करवाई जाती है, ऐसा भी होता है किसी में क्लासेस पहले हो जाती है, असाइनमेंट बाद में, तो वो डिपेंड करता है। बट मोस्टली स्टडी सेंटर्स पे ऐसे सीक्वेंस चलता है, आपकी पहले क्लासेस होंगी, उसके बाद आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप मार्च में जाएँगे, आपको मार्च में अपने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करके सबमिट करना भी स्टार्ट हो जाएगा उसी समय, ठीक है? मार्च के एंड तक आपको अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं, ठीक है? या तो आप पहले ही बना के रख लीजिए, जनवरी-फरवरी में बना के रख लीजिए, या हो सके तो आप, और अगर आपने अच्छे से तैयारी पहली बुक्स वुक्स सारी पढ़ ली, तो आप उसमें नवंबर, सितंबर इन मंथ में ही कर दीजिए असाइनमेंट बना के तैयार, ठीक है? तो असाइनमेंट आपको कब सबमिट करने हैं? जिन भी स्टूडेंट्स ने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, उनको मार्च में करने हैं 2025 में, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिया और उनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो उनको अभी सबमिट करने हैं सितंबर में, नवंबर, दिसंबर में। ये इनके सारे जो मंथ्स है, ये सबमिशन मंथ्स है, ठीक है? इन महीनों में आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अब बात आती है भई, ये असाइनमेंट क्या चीज़ है? असाइनमेंट कैसे बनाने हैं? असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करने हैं? असाइनमेंट होते क्या हैं? ठीक है? अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इग्नू की असाइनमेंट की एक साइट है स्पेशली, वहाँ से आपको आपके असाइनमेंट डाउनलोड करने होते हैं। असाइनमेंट जो होते हैं स्पेशली आपके एक जो एग्ज़ाम होते हैं, उसी का ही एक मान लीजिए कॉपी कह लें, या उसी का एक सैंपल कहा जा सकता है असाइनमेंट्स को। असाइनमेंट आपके वैसे ही प्रकार के होते हैं जैसे आपके एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में आपसे 5-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही असाइनमेंट में भी आपसे 5-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके सिर्फ़ एक प्रैक्टिस के लिए होता है, ताकि जब भी स्टूडेंट्स कोई एग्ज़ाम देने जाए, तो वो एकदम घबरा ना जाए। जब भी जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम स्टूडेंट किसी भी चीज़ को देने जाता है, तो वो चीज़ थोड़ा घबरा जाता है स्टूडेंट, कि उसको पहली बात वो समझ नहीं आती, फर्स्ट टाइम है उसको, बहुत सारी उसके साथ गलतियाँ होती हैं। इन सब चीज़ों को ही कम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए इनका, इसलिए ये असाइनमेंट बनाए जाते हैं, ताकि आप असाइनमेंट में थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कितने लेंथी होते हैं आंसर, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको ज़्यादा नर्वस ना हो आप, ठीक है? तो आप जब भी आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हो, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद लिखना है आपको इग्नू असाइनमेंट। इग्नू असाइनमेंट लिखोगे, सबसे पहली साइट आएगी, उस पे टैप करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आई थिंक हमने ऊपर भी लिंक दे रखी होगी, ये रही आपकी इग्नू की असाइनमेंट की लिंक, ठीक है? ये लिंक के थ्रू आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? इस लिंक को आप देख लीजिएगा, या आप सिंपली गूगल पे जाके लिख दीजिए इग्नू असाइनमेंट, लिख दोगे तो भी अपने असाइनमेंट जाके इससे एक्सेस किए जा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ ये वाला इंटरफेस आएगा, जिसमें आपका मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम लिख रखे होंगे, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम लिख रखे होंगे, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम दे रखे होंगे आपको, ठीक है? तो आपका जो भी प्रोग्राम हो, हम मान के चलते कोई स्टूडेंट बैचलर का है, तो बैचलर का होगा तो उसको यहाँ पर बैचलर वाले पे टैप करना है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स पे। वो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम पे टच करेगा तो उसके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें उसको बहुत सारे प्रोग्राम शो होने लग जाएँगे। कहीं पर उसको बीएजी शो होगा, कहीं पर उसको बीएससीजी होगा, कहीं पर उसको बीएड होगा, कहीं पर उसको बीबीए होगा, कहीं पर उसको बीकॉम होगा, कहीं पे बीसीए, बीएलआईएस, ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम उसको शो होने लग जाएँगे। तो उस स्टूडेंट को अपना प्रोग्राम ढूँढना है। जैसे किसी स्टूडेंट का प्रोग्राम है बीएएम, यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है किसी स्टूडेंट्स का, तो उसका वो यहाँ पे ही मिल जाएगा। अभी ये पुराने वाले स्टूडेंट्स का दिखा रहे हैं बीएजी, अब बीएजी को चेंज करके बीएएम कर दिया गया है, ठीक है? तो बीएएम का आपको यहाँ पे भी मिलेगा, और बीएएम के आपको कोड यहाँ पे भी मिलेंगे बीएजी वाले फ़ोल्डर में, ठीक है? थोड़ी टाइम बाद इसको जो बीएजी को हटा के यहाँ पर बीएएम ही कर दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी 2023 तक आपका बीएजी चला था, इसलिए यहाँ पर अभी भी आज भी आपका जो बीएजी है वो शो होता है, लेकिन इसको थोड़े महीने बाद, थोड़े सालों बाद इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आपका बीएससीजी का यहाँ पर शो होंगे, आपके जो भी स्टूडेंट ने बीएससी में लिया है एडमिशन, उनके यहाँ होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने बीकॉम में लिया है एडमिशन, उनके यहाँ असाइनमेंट होंगे। बीएड वालों के यहाँ पर होंगे, बीए वालों के, बीसीए वालों के यहाँ होंगे, बीएलआईएस वालों के यहाँ। तो ऐसे-ऐसे करके आपको अपने प्रोग्राम ढूँढने हैं, और प्रोग्राम ढूँढ के अपने असाइनमेंट डाउनलोड करके उनको असाइनमेंट को बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट में आपको वर्ड लिमिट्स दे रखी होती है, आपको मार्क्स भी दे रखे होते हैं कि कितने मार्क्स का कौन-सा क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपको लिखना होता है। एंड इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बना रखी है, पूरी डीप वीडियो है असाइनमेंट के बारे में, कि असाइनमेंट में पेज कौन से यूज़ करने हैं, ए टू ज़ेड हमने उसमें चीज़ें बता रखी है। तो आप वो भी देख पाएँ, अगर आपको कभी मौका मिले या कहीं मिल जाए आपको वो लिंक, तो वो देख लीजिएगा, या आप हमें कोई बता दीजिएगा, कहीं पर मैसेज-वैसेज करके, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम शेयर कर देंगे अगर किसी स्टूडेंट को इसमें डिटेल में जानना हो, तो उस चीज़ में, हम उस वीडियो में हमने पूरे डिटेल में बता रखी है सारी चीज़ें। अभी हम यहाँ पर थोड़ा जो मेन चीज़ें हैं उन पे ही फ़ोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो जो वर्ड्स लिमिट्स हैं, और जो आपकी
वो होंगे नंबर्स वो वहाँ पर रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 पेजेस लिखने हैं, इतने 500 वर्ड है तो इतने पेजेस लिखने हैं, वो सारा चीज़ आप एक बारी देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? उसके बाद आता है कि भई ये असाइनमेंट क्यों है, क्या है? असाइनमेंट को देना क्या कंपल्सरी है, नेसेसरी है असाइनमेंट? तो देखिए सभी 99% में जितने भी 99% प्रोग्राम है उन सभी में असाइनमेंट है, असाइनमेंट कंपोनेंट है एंड असाइनमेंट देना कंपल्सरी है, ठीक है? ये याद रखिएगा असाइनमेंट एक कंपल्सरी जो आपका कह दें हम एक पार्ट है, जो कंपल्सरी पार्ट है आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कि ये ज़रूरी है, इसको आपको करना ही करना है। हमेशा याद रखिएगा आपको अगर अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है तो आपका जो असाइनमेंट है उसको आपको सबमिट करके आपको देना ही होगा, ठीक है? अब भाई असाइनमेंट के कितने मार्क्स लगते हैं? ये बच्चे बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लगते हैं, असाइनमेंट के कितने लगते हैं? क्या इन दोनों को जोड़ के हमें पास किया जाता है या दोनों में अलग-अलग होना पास ज़रूरी है? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, उसका हमेशा सिर्फ़ 30% ही लगता है, यानी कि 30% ही आपके असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होते हैं आपके फाइनल रिज़ल्ट में, ठीक है? ये याद रखिएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको असाइनमेंट में 30 मार्क्स मिल गए हैं, एग्ज़ाम में 30 मार्क्स मिल गए, दोनों को मिला के 60 मार्क्स हो गए, मैं पास हो गया। ऐसे कभी नहीं होता, दोनों में अलग-अलग पास होना आपके लिए ज़रूरी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? एंड देखिए पासिंग मार्क्स दोनों में आपके डिपेंड करते हैं, कुछ-कुछ प्रोग्राम में अलग होते हैं, बाकी असाइनमेंट और जो थ्योरी रहता है, थ्योरी एग्ज़ाम में हमेशा पासिंग मार्क्स सेम ही रहते हैं, ठीक है? इन दोनों में अलग नहीं होते, इन दोनों में सेम रहते हैं, बाकी प्रोग्राम में अलग हो सकते हैं, जैसे बीसीए में पासिंग मार्क्स आपके 40 होते हैं, वहीं आपके जैसे बीएएम हो गया, वहाँ पर आपके 35 मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपके प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है कि आपके पासिंग मार्क्स कितने होंगे, ठीक है? एंड हम ये बता रहे थे आपको कि आपका जो होता है असाइनमेंट के 30% लगता है और आपका जो एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं, एग्ज़ाम के मार्क्स का सिर्फ़ 70% लगता है एंड दोनों में पास होना आपके लिए अलग से ज़रूरी है, कभी भी एक में पास होके आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है? अब बाकी बात करते हैं कि इसमें मान लीजिए चलो किसी एग्ज़ाम्पल देके समझाएँ, अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आ रहा हो तो एक बारी बता दीजिए हमें। एग्ज़ाम्पल देके भी हम समझाते हैं अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे समझ ना आ रहा हो तो। एक बारी हम पूछ लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझाया जाए। या तो आई थिंक हमारे हिसाब से समझ ही आ गई होगी सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई हो, आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा हो कि 70% 70% कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए भी हमने टेलीग्राम पे या कहीं पे अपलोड कर रखा है इसके रिगार्डिंग भी, या असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइंस है उसमें भी अपडेट कर रखा है कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप हमें वहाँ पे भी मैसेज वैसेज करके पूछ सकते हो या आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? जब भी आपको टाइम मिलेगा आप पूछ सकते हैं हमसे ये सारी चीज़ें, ठीक है? ओके, तो अब बात आती है कि भई असाइनमेंट बनाने कैसे, प्रिपेयर कैसे करें असाइनमेंट को? असाइनमेंट के लिए कौन से पेजेज़ यूज़ करने हैं, क्या चीज़ करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल गाइडलाइंस दे रखी है, ठीक है? एंड इसकी जो गाइडलाइंस है, इसकी डीप में हमने एक वीडियो बना रखी है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप इसको पढ़ के जा सकते हैं या तो हम थोड़ा ऊपर-ऊपर से बता दे सकते हैं कि देखिए आप कोई सी भी चीज़ यूज़ करें, कोई सी भी पेन यूज़ करें, कोई से भी पेजेज़ यूज़ करें, कोई भी ए4 साइज़ हो, ए5 साइज़ हो, ए6 साइज़ हो, कोई से भी यूज़ करें, नो इश्यू। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कोई सा भी कलर पेन यूज़ करना है, कलर पेन यूज़ कीजिए, कलर यूज़ करना है पेंटिंग कलर यूज़ करना है, कोई सा भी कलर, स्केच कलर, मोम कलर, कोई भी यूज़ करना है, ए टू ज़ेड आप यूज़ कर सकते हो। बस ये चीज़ याद रखिए, जितना आप अच्छा अपने असाइनमेंट को दिखा सकते हो, आप दिखा सकते हो। ठीक है? जितना उसमें इमेजेस आपको भरनी है भरो, जितने उसमें आपको डायग्राम बनाने हैं बनाओ, जितने आपको उसमें 3D क्रिएटिविटी करनी है करो। जितना आप अच्छा बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? एंड ये नहीं होता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अरे ये क्या बना दिया, ये कौन-सी हम स्कूल में थोड़ी हैं, स्कूल में ये सारी चीज़ें होती थी, ये सब। देखिए इस चीज़ में ना हम विश्वास करते हैं, ना इसमें चीज़ में इग्नूर विश्वास करता है। कुछ ऐसे चेकर होते हैं, हम मानते हैं कि भई कुछ ऐसे चेकर होते हैं, जो इन चीज़ों के लिए मैटर करते हैं। बाकी 99% चेकर्स को कोई मतलब नहीं है। आप जितना अच्छा उनको दिखाओगे, वो उतने अच्छे मार्क्स देते हैं। यही होता है आपका मेनली रूल, ठीक है? तो आप जितना अच्छा क्रिएटिव दिखाओगे अपने असाइनमेंट को, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चाँद-सितारे दिखा के ही, चाँद-सितारे लगा के अपने असाइनमेंट को अच्छे बना सकते हो, नहीं। आप 3D डायग्राम्स बना सकते हो, आप 3D चार्ट बना सकते हो, आप बहुत चीज़ें 3D में चीज़ को बना के समझा सकते हो।
तो ये नहीं है कि सिर्फ क्रिएटिव बनाते हैं या डेकोरेशन करते हैं, ये स्कूल के टाइम्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल के टाइम पे नहीं, कॉलेज के टाइम पे भी कर सकते हो। आपको मेहनत करनी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बना सकते हो। ये नहीं है कि ये सिर्फ डेकोरेशन सिर्फ बच्चे ही करते हैं, बड़े नहीं करते। बड़ों का तरीका अलग होता है डेकोरेशन करने का, हर चीज़ को दिखाने का तरीका अलग होता है, ये चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? बाकी वही सारी चीज़ें बता रहा है कि आपको कैसी-कैसी वर्ड लिमिट्स, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहती है, ठीक है? उसके बाद आता है भई आपको जो असाइनमेंट के सीक्वेंस होते हैं, कौन-कौन से पेजेज़ लगाने होते हैं, वो सारी चीज़ें भी बता रखी है आपको। तो देखिए एक मेन पेज आपको हमेशा सबसे पहले लगाना चाहिए, आपका जो फ्रंट पेज होता है, कवर पेज बोलें, फर्स्ट पेज बोलें, ये सारी एक ही हैं, ठीक है? तो ये पेज आपको लगाना ज़रूरी होता है, या आप ये खुद भी बना सकते हो या लगा भी सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ये इस प्रकार का कुछ पेज होगा जिसमें आपका नाम लिखा रखा होगा, प्रोग्राम कोड लिखा रखा होगा, एग्ज़ाम न जो भी होंगे आपकी जितनी भी डिटेल्स होती है वो एक पन्ने पे रहनी चाहिए आपकी, ठीक है? आपका प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, एनरोलमेंट नंबर, नाम, पता, कोर्स टाइटल, सब्जेक्ट वब्जेक्ट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ सिग्नेचर, सारी चीज़ें आपकी एक ऐसे फ्रंट पेज पे होनी चाहिए, ताकि जिससे पता चले, जिस भी चेकर के पास असाइनमेंट जाए तो उनको पता चले कि किस बच्चे का असाइनमेंट है, इसने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया, इसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें इसको बता रहा है, ठीक है? बाकी अभी हम नहीं बताएँगे असाइनमेंट के बारे में डिटेल में, क्योंकि डिटेल में बताने लग गए तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा वीडियो को देखने की। बाकी अपने असाइनमेंट कहाँ सबमिट करने हैं? आपने असाइनमेंट बना दिए, उसके बाद असाइनमेंट कहाँ सबमिट करने हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। असाइनमेंट रीजनल सेंटर पे सबमिट होंगे या असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे सबमिट होंगे? देखिए असाइनमेंट आपके हमेशा स्टडी सेंटर पे सबमिट होते हैं। रीजनल सेंटर पे तभी सबमिट होंगे अगर आपका स्टडी सेंटर मना कर देता है आपको कि आपके जो असाइनमेंट है वो यहाँ सबमिट नहीं होंगे, या आपका रीजनल सेंटर ही स्टडी सेंटर होगा, तभी आपके रीजनल सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर वो मना नहीं कर रहे तो आपको वहीं पे सबमिट करने का पड़ेंगे आपको अपने स्टडी सेंटर पे। अगर वो मना करते हैं तो आप रीजनल सेंटर पे भी जाके अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, या हेडक्वार्टर में भी जाके अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ठीक है? ओके। एंड एक और चीज़ बताते हुए चलते हैं हम, जो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर्स में मेनली अंतर क्या होता है, एससी और आरसी में अंतर क्या होता है? देखिए, जो आरसी होता है, आरसी आपकी सिर्फ ऑफिशियल वर्क्स के लिए ही काम आता है, यानी कि जैसे कोई आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना हो, न्यू एडमिशन लेना हो, आपको एग्जाम फॉर्म भरना हो, या आपको एड्रेस चेंज करवाना हो, मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो, स्टडी सेंटर चेंज करवाना हो, कंप्लेंट करनी हो, ये सारी जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो सारे के सारे आपके किधर होते हैं, रीजनल सेंटर पे होते हैं, यानी कि आरसी पे। ठीक है, बाकी 2 चीज़ें 3 चीज़ें आपकी जो होती है वो आपके स्टडी सेंटर पे होती है, सिर्फ मेनली स्टडी सेंटर उसी पे बेस्ड है, एंड उनका मेन फोकस उसी पे 3 चीज़ों पे रहता है, जैसे कि आपके असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे ही सबमिट होंगे, जो क्लासेस है, काउंसलिंग है, वो आपके स्टडी सेंटर पे ही होंगी, एंड जो आपके प्रैक्टिकल्स है वो आपके स्टडी सेंटर पे ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी कुछ प्रोग्राम में फील्ड वर्क ये सारी चीज़ें भी होती है, तो वो भी स्टडी सेंटर पे ही होती है। ठीक है, तो स्टडी सेंटर पे यही चीज़ें होती है और रीजनल सेंटर पे यही चीज़ होती है, हमेशा याद रखिएगा। इन दोनों को कभी साथ में जोड़िए मत, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग है। ठीक है? बाकी जब आपने असाइनमेंट बना लिए, आपने फ्रंट पेज बना लिया, अब आप अपने कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो। तब आपको क्या करना होता है, तब आपको एक असाइनमेंट सबमिशन स्लिप लेके जानी होती है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोले, चाहे असाइनमेंट स्लिप बोले, वो लेके जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जिसमें आपका नाम, पता, सारी चीज़ रहनी चाहिए, और उसमें कोर्स कोड, जो-जो कोर्स कोड आप दे रहे हो वो सारी चीज़ रहनी चाहिए। एंड ऐसे कीजिएगा, या तो 2 पन्ने लेके जाइए, ठीक है? या तो सॉफ्ट कॉपी कोई ऐसा 2 पन्ने वाला लेके जाइए, या जिसमें नीचे सिग्नेचर के लिए अलग सा ऑप्शन दे रखा हो स्टडी सेंटर वालों के लिए, एंड स्टूडेंट्स के लिए ऊपर अलग सा दे रखा हो। ऐसे करके कोई पर्ची लेके जाइएगा, जिसमें जब भी आप जिस भी काउंसलर को या जिस भी कलेक्टर को आप दे रहे हो, जो भी कलेक्ट कर रहे हैं आपके असाइनमेंट, उनका सिग्नेचर इस पर्ची पे ज़रूर करवा दीजिएगा, ताकि यही एक आपका अंतिम प्रूफ रहता है। अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, तो आपके पास एक ये प्रूफ रहता है कि भाई हाँ, हमने असाइनमेंट दिए थे, जिसने कलेक्ट किए हैं मेरे असाइनमेंट, उसका सिग्नेचर इसमें है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा, अपने साथ लेके जाइएगा जब भी आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे। ठीक है? बाकी असाइनमेंट सबमिट करने के टाइम पे हम एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि आप अपने असाइनमेंट की फ़ोटो खींच के ज़रूर रखा करें। ठीक है, कि आपके पास प्रूफ रहे। अगर मान लीजिए कोई स्टडी सेंटर मना भी कर देते हैं, कह रहे हैं नहीं, हमारे इधर हो जाएँगे असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट, आप अपने ये पर्ची रहने दीजिए, ऐसे कुछ-कुछ होते हैं। लेकिन आप उनको फ़ोर्स करके लिखवाया करें। अगर वो मना ही कर दें कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो आप अपने बस असाइनमेंट की फ़ोटो खींच के रखा करें, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने असाइनमेंट बनाए थे।
ये पर्ची आपकी तब काम आएगी जब आपको अपने असाइनमेंट के मार्क्स लगवाने हो, तब ये काम आएगी, ठीक है। और असाइनमेंट का पीडीएफ आपका तब काम आएगा जब मान लीजिए वो बोल दे कि आपके असाइनमेंट मिल ही नहीं रहे हैं हमारे पास, हम चढ़ा ही नहीं सकते, मिल आए नहीं हमारे पास। तब आपके पास अगर पीडीएफ होगा तो आपको पीडीएफ के थ्रू भी मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तब पीडीएफ इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपके असाइनमेंट कहीं खो जाए, गुम हो जाए, नहीं पहुँचे, तो आप पीडीएफ के थ्रू भी मार्क्स ले सकते हो। वो आपके पीडीएफ को, यानी कि जो आपकी इमेजेस होगी असाइनमेंट की, उसको चेक करके भी मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए असाइनमेंट का पीडीएफ बना के ज़रूर रखा करें और ये स्लिप ज़रूर लेके जाया करें अपनी, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए स्टूडेंट सेमेस्टर बेस वाले प्रोग्राम है या ईयरली कोई से भी मान लो। हम सेमेस्टर वालों का भी थोड़ा उदाहरण दे देते हैं, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा कि हमारे बारे में कोई उदाहरण नहीं दिया। तो सेमेस्टर वालों का उदाहरण देते हुए चलते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जैसे बीसीए में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है अभी जुलाई 2024 में, एंड वो किसी कारणवश अभी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाता है, ठीक है। तब उसको क्या करना है कि अगर उससे असाइनमेंट सबमिशन से मिस हो जाए, वो असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाए, तब उसको क्या ऑप्शन बचता है, वो क्या करे। या मान लीजिए उसके कम मार्क्स आए, उसने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, वो फेल हो गया असाइनमेंट में, 35 मार्क्स से कम आए, उसके 34 32 मार्क्स आए, तब भी उसको क्या करना है। और अगर वो ना दे असाइनमेंट, तब भी उसको क्या करना है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, आपके असाइनमेंट, एग्जाम, री रजिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी चीजें हर 6 महीने में होती है, हमेशा याद रखिएगा। जितने भी आपकी चीज़ है, री रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम, ये सारी क्लासेस असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, हर 6-6 महीने में होते हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखिए। इसलिए आपके 2-2 सेशन है, तो मान लीजिए किसी भी सेशन में आपसे कुछ भी एक चीज़ भी छूट गई, वो आप दूसरे सेशन में दे सकते हो। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे असाइनमेंट छूट गए, जैसे मान लीजिए कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाला स्टूडेंट था, उसके अभी छूट गए, तो वो अगले मार्च में दे देगा, ठीक है। आप कोई ईयरली प्रोग्राम वाला स्टूडेंट है, उसके मार्च में सबमिट होने थे, बट वो मार्च में सबमिट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वो सितंबर में दे देगा, ठीक है। ऐसी एग्जाम फॉर्म का भी है। एग्जाम अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाला था, उसके दिसंबर में एग्जाम होने वाले, वो दिसंबर में नहीं देता है, तो वो जून में दे सकता है दोबारा, ठीक है। ईयरली बेस्ड प्रोग्राम वाला है तो ईयरली बेस्ड वाले प्रोग्राम दे सकते हैं, उनके जून में एग्जाम होने हैं 2025 में, वो जून में नहीं देता है तो वो दिसंबर में दे सकता है, ठीक है। और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाले हैं, उनका तो हमेशा ही हर महीने ही चलता है। उनका क्योंकि प्रोग्राम ही सेमेस्टर बेस्ड है, तो उनका हर महीने 6-6 महीने में उनकी चीज़ें होती ही रहती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उनसे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम छूट गए किसी महीने में, जैसे मान लीजिए अभी दिसंबर में छूट गए, तो वो जून में अपने फर्स्ट सेकंड दोनों के साथ दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी असाइनमेंट का भी है। अगर उनने अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, तो वो मार्च में सबमिट कर सकते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के, ठीक है। ओके, अब ड्यूरेशन की भी बात कर लेते हैं। प्रोग्राम ड्यूरेशन की, कि कब कब कंप्लीट होता है प्रोग्राम, कितने साल दे रखे होते हैं। सर हमारे जो प्रोग्राम है उसमें तो 6 साल दिखा रहा है कि 2028-29 तक चलेगा हमारा प्रोग्राम, बट ये तो मैंने 3 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। एंड आज का जो नया सिनेरियो चल रहा है आपका, कि जो प्रोग्राम्स है वो 4 साल के हो गए हैं। ये जो हमने पिछले सेशन लिया था इंडक्शन मीटिंग, तो उस पर हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी, तो इस बार कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को भी डिस्कस करते हुए चलें, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक बार ये ड्यूरेशन पे बात कर लेते हैं हम। देखिए, जो एग्जाम, जो आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम कितने उसका है, ड्यूरेशन का है, ठीक है। उसकी जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन होगी, मैक्सिमम और मिनिमम 2 ड्यूरेशन दी जाती है आपके एग्जाम जो प्रोग्राम होता है, ठीक है। मान लीजिए बैचलर्स, क्योंकि बैचलर्स की सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है अभी, तो बैचलर्स का उदाहरण लेते हुए चलते हैं। किसी स्टूडेंट ने इस बार दूसरा प्रोग्राम लेते हैं, चलो इस बार BSc GM लेते हैं, BSc M लेते हैं, ठीक है। BSc वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सुनिएगा, या जितने भी अदर हैं वो भी सुने, क्योंकि सबके प्रेम जो है जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम की वो सेम ही है। BSc का इसलिए इस बार ही हमने इसलिए लिया क्योंकि बहुत देर से हम BM का ले रहे थे, थोड़ी देर पहले BCA का लिया, तो अब नया प्रोग्राम भी होना चाहिए, तो सभी स्टूडेंट्स को कवर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जिस भी स्टूडेंट ने BSc M में एडमिशन लिया है, या BSc M में, या BAM में लिया है, या BCom F में लिया है, या जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है, तो जितने भी प्रोग्राम है ये सारे के सारे 3 साल के प्रोग्राम है, ठीक है। 4 साल वाली भी बात करेंगे आगे, पहले 3 साल का हम लेते हुए चलते हैं कि ये सारे के सारे 3 साल के प्रोग्राम हैं, ठीक है। तो इनको 6 साल दिए जाते हैं। जो भी 3 साल का प्रोग्राम होगा उसको 6 साल दिए जाएंगे, जो 2 साल का होगा उसको 4 साल दिए जाएंगे, जो 6 महीने का होगा उसको 1 साल दिया जाएगा। तो ऐसे डबल होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। किसी किसी डिप्लोमा में 3 साल भी दे रखे होता है, किसी सर्टिफिकेट में 2 साल भी दे रखे होते हैं,
ठीक है? तो वो डिपेंड करता है आपका मंथ्स भी दे रखे होते हैं, किसी में 1 मंथ का होता है तो 3 मंथ दे रखे होते हैं, किसी में 6 महीने का होता है, 2 मंथ और दे रखे होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? वो डिपेंड करता है। तो बैचलर्स के जितने भी होते हैं मोस्टली प्रोग्राम वो 3 साल के होते हैं, उनको 6 साल दिए जाते हैं। मास्टर्स के जो मोस्टली प्रोग्राम होते हैं वो 2 साल के होते हैं, तो उनको 4 साल दिए जाते हैं, ठीक है? जो 3 साल होते हैं, 3 साल तो जैसे बैचलर्स का हम बता रहे हैं, 3 साल जो होते हैं, 3 साल आपके प्रोग्राम के 3 साल होते हैं। 3 बाकी जो 3 साल दिए जा रहे हैं यानी कि 6 साल, वो जो 3 साल और दिए जा रहे हैं जैसे कि चौथा साल, 5वां साल, छठा साल, ये जो 3 साल दिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये आपको दिए जाता है आपके पास होने के लिए। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो 1 साल भूल जाते हैं अपने एग्ज़ाम देना, या 1 साल अपना वो कहीं रह जाते हैं, या फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ऐसी नहीं होती है कि वो एग्ज़ाम दे सकें, तो इस कारणवश वो 1 साल ड्रॉप कर देते हैं, 1 साल में वो कुछ नहीं करते, ठीक है? फिर वो अगले साल देने की सोचते हैं, उस टाइम पे उनकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं देते कोई भी एग्ज़ाम। फिर वो तीसरा साल आता है जब उनका प्रोग्राम का 3rd ईयर होता है, लास्ट ईयर, तो वो लास्ट ईयर में भी अपना एग्ज़ाम नहीं देते। तब क्या होता है? तब ये होता है कि स्टूडेंट का प्रोग्राम ओवर नहीं होता, तब भी उसको 3 साल और एक्स्ट्रा दिए जाता है अपने पास करने के लिए एग्ज़ाम। ठीक है? तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको 1 साल के साथ 1 साल फ्री दिया जा रहा है। अगर आप किसी 1 साल में फेल हो गए तो उसको अगले साल में आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है? और इसमें एक और बेनिफिट वाली बात ये भी है इग्नू में, कि इग्नू में आपको हर 6-6 महीने में भी मौके दिए जा रहे हैं, यानी कि 3 साल तो है ही आपके पास, 3 साल में भी आपको उसका डबल मौका दिया जा रहा है, यानी कि 6 साल में से 5 महीने यानी कि 5 बार और एग्ज़ाम दे सकते हो। 3 साल तो है ही आपके पास, 3 साल में 3 बार तो आप एग्ज़ाम दोगे ही दोगे, उसमें आपको 2 साल और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, 2 महीने और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? ऐसे ही आपके पास 6 साल हो जाएँगे, तो उसमें और डबल हो जाएँगे आपके, क्योंकि हर 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो ऐसे-ऐसे करके आपके पास बहुत मौके दिए जाते हैं आपको एग्ज़ाम दे के अपने पास आउट करने का, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम जो नया स्ट्रक्चर आया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके प्रोग्राम 4 साल के हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे सामने अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं, जो कहते हैं सर हमारा तो 4 साल का है, पहले 3 साल का होता था। देखिए 4 साल का किसी का प्रोग्राम नहीं है, और इस बात को समझिए अच्छे से कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है? देखिए 4 साल करना ना करना ये आपके ऊपर है, ये कोई प्रोग्राम आपका 4 साल का नहीं हुआ है, आप उसको 4 साल 1 साल और पढ़ना चाहते हो तो वो आप पे ऊपर है। अब इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले अगर आप 6 महीने 1 साल पढ़ते हो, चलो मान लीजिए 1 साल पढ़ते हो आप, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया आपने, आपका कोई प्रोग्राम था, बीकॉम एफ था, बीकॉम जी था या बीकॉम था, तो आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, जैसा अभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है बीकॉम, तो आपने अभी एडमिशन लिया, जून में एग्ज़ाम दिए, या आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम में आप पास हो गए, ठीक है? उसके बाद आप छोड़ देते हो कॉलेज, आपकी शादी हो गई या कुछ हो गया, या आप अब्रॉड चले गए, कहीं भी चले गए, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कहीं भी चले गए, किसी भी कारणवश आपने छोड़ दिया वो प्रोग्राम, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको जो है एक सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। आपने इतना 1 साल का प्रोग्राम किया है तो आपको दिया जाएगा बीकॉम का सर्टिफ़िकेट, ठीक है? यही चीज़ आप 2 साल करते, 2 साल पढ़ा आपने, 2 साल एग्ज़ाम दिए, पास हो गए और आपने छोड़ दिया, तीसरे साल एग्ज़ाम नहीं दिया, दूसरे साल में आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। फिर क्या होगा? फिर आपको दिया जाएगा सर्टिफ़िकेट, यानी कि आपके पास बीकॉम जी का सर्टिफ़िकेट होगा, बीकॉम का सर्टिफ़िकेट होगा। अगर आपने बीकॉम को 3 साल पढ़ा, ठीक है? तीनों साल एग्ज़ाम दिए, तीनों साल पास हुए, पूरी कंप्लीट कर दी, तब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तब आपको दी जाती है बीकॉम की डिग्री, ठीक है? अब इसी चीज़ को अगर कोई स्टूडेंट 4 साल करना चाहे, वो बीकॉम की डिग्री जो होती है वो 3 साल की है, लेकिन वो उसको 4 साल करना चाहता है, 4 साल पढ़ना चाह रहा है, तब क्या होगा? तब वो 1 साल और पढ़ के बीकॉम ऑनर्स कर जाएगा वो, ठीक है? तब उसके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हो जाएगी, या कोई दूसरा प्रोग्राम होगा तो उसके ऑनर्स की डिग्री हो जाएगी उसके पास, ठीक है? तो अगर कोई स्टूडेंट 4 साल पढ़ के करता है तो उसके पास ऑनर्स की डिग्री हो जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कि अगर कोई स्टूडेंट 4 साल पढ़ रहा है तो वो ऑनर्स करेगा, बाकी जैसे पहले हुआ करता था बैचलर्स, वो आज भी है, बैचलर्स डिग्री अभी भी 3 साल में ही मिलती है, पहले भी 3 साल में ही मिलती थी। बस अब ये है कि पहले 4 साल पढ़ा नहीं जा सकता था, सिर्फ़ 3 साल ही पढ़ा जा सकता था पहले, लेकिन अब 4 साल पढ़ा भी जा सकता है, और 4 साल पढ़ने के बाद आपको ऑनर्स की यानी कि एक स्टेप ऊपर की डिग्री मिल जाती है। ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई? तो जितने भी ये 4 साल के प्रोग्राम हैं, इन सब की वैलिडिटी भी 4, यानी कि 4 उनको और एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। अगर ये 4 साल के प्रोग्राम हैं जितने भी, तो इनको 4, यानी कि जो 4 साल का होगा तो उसको 8 साल मैक्सिमम दिए जाएँगे कि 8 साल में वो अपनी डिग्री कंप्लीट करे।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन वाली, ये क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आता है, अभी तक हमने बात कर ली थी असाइनमेंट की। ओके, हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या करना होता है भाई? देखो, असाइनमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका री रजिस्ट्रेशन का, जो आपके नॉर्मली खुल जाते हैं, कभी अप्रैल मई में खुल जाते हैं आपके री रजिस्ट्रेशन, अप्रैल मई में। ठीक है, अप्रैल मई में मान के चले, अप्रैल मई में आपकी री रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाते हैं। री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपका नेक्स्ट ईयर के एडमिशन, नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन, नेक्स्ट ईयर का एडमिशन आपका री रजिस्ट्रेशन कहलाता है। अब इस चीज़ को और ध्यान से समझाने के लिए हम और अच्छे से बताते हैं कि किसी भी स्टूडेंट ने बीएजी या बीकॉम कहीं किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, उसने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए हो, बट वो फिर भी सेकंड ईयर में जा सकता है बिना एग्ज़ाम दिए, बिना कुछ किए। ठीक है, यही यूनिवर्सिटी के रूल है। आप ऐसे करते करते पूरे अपने एंड साल तक जा सकते हो, यानी कि फोर्थ ईयर तक, थर्ड ईयर तक, किसी भी ईयर तक जा सकते हो बिना कोई एग्जाम दिए। लेकिन आपको डिग्री तभी दी जाएगी जब आप सारे एग्जाम दोगे, सारे एग्जाम में पास होगे, फिर आपको वो दी जाएगी डिग्री। ठीक है, बिना एग्जाम दिए, बिना किए हुए आपको ना सर्टिफिकेट, ना डिप्लोमा, ना डिग्री दी जाएगी, ना ऑनर्स डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप जा तो सेकंड ईयर में पहुंच, आप पहली जाओगे सेकंड ईयर में पास, आप बिना एग्जाम दिए पहली आप सेकंड ईयर में पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप अपने एग्जाम दोगे जून में, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होगे, सेकंड ईयर की पढ़ाई आपकी चालू होगी इसके बाद। ठीक है, बाकी पहुंच आप पहले से रखे होगे, आप एग्जाम दो चाहे ना दो, आप सेकंड ईयर की भी पढ़ाई अपनी चालू कर सकते हो। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि री रजिस्ट्रेशन कर लो, एग्जाम दो चाहे ना दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम दोगे चाहे ना दोगे, उसका आप बाद में कवर कर सकते हो। बट अगर आपने री रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया तो आपका 6 साल बर्बाद होना पक्का ही है। ठीक है, अगर आपने 1 साल तक री रजिस्ट्रेशन नहीं किया तब आपका 1 साल बर्बाद होना पक्का है। बट अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तब उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके 6 महीने बर्बाद हो गए, 1 साल, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो। क्योंकि एग्जाम आप बाद में भी एक साथ दे सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, उसमें कोई आपके 6 साल 6 महीने बर्बाद नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन री रजिस्ट्रेशन में आपने ऐसी गलती कर दी तो वो बर्बाद हो जाएगा आपका 6 महीना। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि री रजिस्ट्रेशन करवा लो, एग्जाम देने हो ना देने वो बाद में सोचेगा, लेकिन सबसे पहले री रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता रखा है कि री रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। री रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन निकलते हैं, इनको आप ऑफलाइन भी भर सकते हो, आरसी सेंटर में जाके या हेडक्वार्टर में जाके, वहाँ पे भी ऑफलाइन भरा जा सकता है। ठीक है, या मोस्टली आप ऑनलाइन ही भरोगे, अगर आप ऑनलाइन भरना आता है तो आप ऑनलाइन भर लीजिएगा। ठीक है, कैसे कैसे कब कब री रजिस्ट्रेशन करने होते हैं वो सब डिपेंड करता है आपके सेशंस के ऊपर। जनवरी सेशन है तो यानी कि अभी आपको नवंबर अक्टूबर में करना होगा अपने री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपका जुलाई सेशन है तो अब आपको मई अप्रैल में करना होगा। ठीक है, एंड अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जुलाई सेशन है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो भी उनको नवंबर सितंबर में ही करना है अपना। ठीक है, नवंबर अक्टूबर में। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे भी सेमेस्टर बेस होगा तो वही सेम मंथ रहेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको वही बता रखा है जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको कि री रजिस्ट्रेशन के लिए आपका समर्थ पोर्टल जिम्मेवार है। समर्थ पोर्टल पे ही आप री रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि आपको कौन सी साइट पे जाना है, समर्थ पे जाना है। समर्थ को आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, या आप डायरेक्ट गूगल पे जाके लिख दीजिए इग्नू समर्थ पोर्टल या समर्थ लिख दीजिए, तो भी आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर देना है, नीचे कैप्शन दे रखा है, कैप्शन दे के लॉगिन कर देना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन में री रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बता रहे थे कि री रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कैसे होगा। अगर आपका पोर्टल पे अकाउंट नहीं बना है तो पहले आपको पोर्टल पे जाके अकाउंट बनाना होगा, तभी जाके आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत आती है कि री रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये री रजिस्ट्रेशन के लिए जो उनका ये अकाउंट है यहाँ पर ओपन ही नहीं होता, वो नॉट फाउंड बताता है, कुछ एरर बताता है, तब क्या करना होता है उनको? तब या तो अपने रीजनल सेंटर को बोलें इसको ठीक करने के लिए, या तो आप सीधे रीजनल सेंटर जाके ऑफलाइन भी अपने री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बता रखा है, आप इसको रोक के या स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब री रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद एग्जाम की बारी आती है कि एग्जाम फॉर्म रिलीज होते हैं, एग्जाम फॉर्म भरने होते हैं आपको। ठीक है, एग्जाम फॉर्म आपके पहले ही रिलीज हो जाते हैं री रजिस्ट्रेशन से पहले। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन का पॉइंट हमने इसलिए पहले लिया ताकि आपको समझाया जा सके कि री रजिस्ट्रेशन आपके एग्जाम से पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
एग्जाम फॉर्म आपके पहले रिलीज हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम आपके री रजिस्ट्रेशन के बाद ही होंगे। ठीक है, एग्जाम फॉर्म आपके रिलीज हो जाते हैं। एग्जाम फॉर्म भी आपको देगा, ये सारी चीजें जितनी भी एग्नो की वो ऑनलाइन ही होती है। ऑफलाइन करना हो तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट मोस्टली जो है आपकी सारी चीजें वो ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ऑफलाइन होती है कोई चीजें, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन ही है। अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहो, आपसे ऑनलाइन नहीं हो रहा, तब जाके आप ऑफलाइन कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन ऐसा नहीं है कि सारी कोई चीज आपकी ऑफलाइन ही होती है, सिर्फ ऑनलाइन ही होते, ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन ही होती है। ऑफलाइन आपको सेकेंडरी ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम फॉर्म भी आप नहीं भर पा रहे हो तो आप उसको ऑफलाइन जाके भर सकते हो, या बाकी आप ऑनलाइन इग्नू की एग्जाम की जो वेबसाइट है आपकी exam.ignu.ac.in करके, उसमें भी जाके आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम फॉर्म की देखिए, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल के बारे में बता रखा है, प्रैक्टिकल के बारे में भी अब हम बता देते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपके मोस्टली केसेस में एग्जाम के बाद होते हैं, वो 99% केसेस में यही है कि आपके एग्जाम के बाद होते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट्स प्रैक्टिकल की या प्रैक्टिकल कब होंगे ये सब चीज कोई मेंशन नहीं होगी, सिर्फ आपको एग्जाम फॉर्म में एग्जाम की डेट्स ही मेंशन होंगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल की डेट्स आपको मेंशन नहीं होगी, प्रैक्टिकल की डेट्स क्योंकि आपके एग्जाम के बाद आती है, पहले से फ्यूचर में प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता, और वो भी डिपेंड करता है आपके कौन से स्टडी सेंटर वाले कब आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे, तो वो आपके स्टडी सेंटर पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ओके। जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम फॉर्म की फी कितनी है, कैसे है, वो चीज पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम फॉर्म पे आपको पर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट बोले या पर कोर्स कोड बोले 200 रुपीज लगते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट है तो आपको 200 करके 8 बारी आपको ऐसे भरनी पड़ेंगी, आपको फीस जो टोटल फी होगी वो भरनी पड़ेगी। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल के डिपेंड करते हैं आपके कोर्स के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर, सेशंस के ऊपर, कि प्रैक्टिकल का कोड कितने क्रेडिट का है तो उसकी कितनी फीस होगी, 4 क्रेडिट का है तो कितनी होगी, 6 क्रेडिट का है तो कितनी होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल के कोड के ऊपर, तो उसकी फीस ऊपर नीचे हो सकती है। बट जो थ्योरी एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम की फी होती है वो सेम ही रहती है हर प्रोग्राम के लिए, 200। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बस आपके प्रैक्टिकल में बदलाव हो सकते हैं, किसी का क्रेडिट कम होता है, किसी के क्रेडिट ज्यादा होते हैं, तो वहां पर पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम की जो डेट्स होती है वो हमने आपको बता ही दिया है कि वो आपके 2-3 महीने पहले रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी आपके एग्जाम फॉर्म रिलीज हो रखे हैं और दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे। अगर किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो वो अभी जाके एग्जाम फॉर्म भर के अपने दिसंबर में एग्जाम दे सकता है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उनके एग्जाम होंगे जून में, तो उनके अप्रैल मई में निकाल दिए जाएंगे एग्जाम फॉर्म, तब वो भर के दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, 2-3 महीने पहले ही निकाल दिए जाते हैं एग्जाम फॉर्म। ओके, अब उसके बाद आता है कि भाई एग्जाम फॉर्म भी, असाइनमेंट भी दे दिए, एग्जाम फॉर्म भी भर दिया, अब एग्जाम की तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, एग्जाम की तैयारी आपको मेनली अपने जब बुक्स होती है उससे करनी होती है। तो सबसे पहले आपने जब फर्स्ट सेकंड पॉइंट थे उसमें आपका बुक्स का जिक्र हुआ था कि बुक्स आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो आपने अगर बुक्स पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो अभी बुक्स निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने पहली पढ़ ली थी तो सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है इनका क्या रोल होता है आपके एग्जाम का, वो भी बता देते हैं। देखिए, आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो, आप किसी स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, कोई जॉब का एग्जाम दे रहे हो, तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस सेशन का सिनेरियो कैसा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी, ये मत समझिएगा कि कोई चीज ऐसी होती है जिसको बिना किसी एग्जाम्पल के डायरेक्ट लिया जाता हो, ऐसा कोई चीज नहीं होती। हर चीज का आपको एक उदाहरण दिया जाता है। तो वैसी है कि एग्जाम के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज आपके लिए बहुत हेल्प करेगी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जा रहे हैं, इग्नू में दे रहे हैं, कहीं पे जाएंगे एग्जाम देने, तो हमेशा सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा करें कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे, उससे पिछले साल कैसे आए थे, उससे पिछले करके सारे क्वेश्चन पेपर देखा करें। और अगर आप उनको देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि
कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान हर साल, हर महीने, हर सेशन में एक नया क्वेश्चन सोच के ऐड करता रहे। ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है? उनको ही रिपीट किया जाता है बार-बार, 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 बार, ठीक है? तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एक बारी, तो उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होते हुए मिलेंगे। वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं। चैप्टर छोटा है, एक ही चैप्टर से पूछा जा सकता है। ये थोड़ी कि चैप्टर की लेंथ बढ़ा दी गई फिर उसमें से नए क्वेश्चन ढूंढे, ऐसा नहीं होता। जो चैप्टर बन चुका है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस ये होता है कि जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको आगे पीछे कर दिया जाता है, पैराग्राफ्स को आगे पीछे कर दिया जाता है, या कोई सेंटेंस को थोड़ा अलग कर दिया जाता है, या नंबर्स को, वैल्यूज को अलग कर दिया जाता है। बाकी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं होते, हमेशा प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पेपर तक हमने बता दिया कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, क्वेश्चन पेपर क्यों जरूरी है, कैसे का हम बता देते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू में जाना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद लिखना है आपको इग्नू क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख दोगे, तब भी आपके पास सामने क्वेश्चन पेपर की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है? अगर वेबसाइट की लिंक तो यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, आप वैसे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन पेपर लिखेंगे तब आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर टैप करना है आपको। उस पर टैप जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस सेशंस दिखा रहे होंगे, 2019 के, 2017 के, 18 के, 19, 20, 21, 22 के, 23 के, 24 के, ठीक है? बहुत सारे सेशंस आपको शो होंगे। उन सेशंस के जाके आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इग्नू में हर चीज़ साल में 2 बार होती है, एग्ज़ाम, री-रजिस्ट्रेशन, क्लासेस ए टू ज़ेड, हर चीज़ साल में 2 बार होती है क्योंकि नए-नए 2-2 सेशन है, तो हर चीज़ डबल चीज़ 2 बार होती है साल में, ठीक है? तो इसलिए एग्ज़ाम भी डबल बार होते हैं, एक बारी जून में होते हैं, एक बारी दिसंबर में होते हैं, ठीक है? तो आपका जैसे कोई सेशन है, जैसे दिसंबर आपका जनवरी सेशन है, तो यानी कि दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो आप दिसंबर सेशन वाले देख सकते हो, ठीक है? अगर और थोड़ी प्रैक्टिस करनी हो तो आप जून वाले भी एक साथ देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे ही आपको बहुत सारे पुराने सेशंस के मिल जाएँगे। अगर आप 5, 6, 7 साल के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लें एंड उनको एनालाइज़ कर लें एंड उनको देख लें कि कौन-कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो मोस्टली चांसेस है आप 70 से 80 नंबर आप ऐसे ही ले आओगे। अगर वही क्वेश्चन आपने एक बारी ढंग से पढ़ लिए तो 70 से 80 आप ऐसे ही ले आओगे, ठीक है? अगर आपने बुक्स भी पढ़ी हो तो आप पूरे 90-100 आराम से लेके आ सकते हो। बाकी आपने सिर्फ़ इन प्रीवियस ईयर पे ही फ़ोकस कर रहे हो, आप इनको ही अच्छे से रट्टा मार रहे हो, इनको ही ध्यान से दे रहे हो, देख रहे हो, तो आप आराम से 70-80 नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है? याद रखिएगा हमेशा ये चीज़। ओके, फिर भाई एग्ज़ाम फॉर्म भी भर लिए, अब हॉल टिकट कब आएगी? अब एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए हॉल टिकट तो चाहिए ना, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट एग्ज़ाम में एंट्री लेने के लिए। तो भाई देखिए, हॉल टिकट आपकी कभी 14 दिन, कभी 20, मतलब मान के चलिए 10-15 दिन पहले आ जाती है, आपकी रिलीज़ हो जाती है हॉल टिकट एग्ज़ाम से। तो मान लीजिए जैसे कभी 1 तारीख से एग्ज़ाम हो रहे हो, तो उससे 10-15 दिन पहले आपकी हॉल टिकट रिलीज़ कर दी जाएगी इग्नू की वेबसाइट पे ही। ठीक है? इन सारी जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, तो याद रखिएगा हर चीज़ की किसी, जैसे रिज़ल्ट की लिंक अलग बनती है, हॉल टिकट की लिंक अलग बनती है, इन चीज़ों की लिंक अलग-अलग बनती है, तो ये नई लिंक जनरेट होती है इन सब चीज़ों की, ठीक है? तो इनके लिए जब हॉल टिकट रिलीज़ होगी तो इसके लिए एक नया पोर्टल बनेगा, एक नई लिंक बनेगी, वहाँ से जाके आप हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? ओके, बाकी हमने एग्ज़ाम भी दे दिए, हॉल टिकट आ गई हमारे पास, एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम भी दे दिए। अच्छा, एक चीज़ हम बता रहे थे आपको आईडी कार्ड वाली, कि आईडी कार्ड आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा, वो कैसे बता देते हैं, वो भी बताते हुए चलते हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं ना, एग्ज़ाम में आपकी शक्ल देखने के लिए, शक्ल चेक करने के लिए कि भाई वही स्टूडेंट है ना, कहीं उसने अपने भाई को तो नहीं भेज दिया, कहीं अपने दोस्त को तो नहीं भेज दिया एग्ज़ाम में। वो चीज़ चेक करने के लिए हॉल टिकट पे जो फ़ोटो होती है और आपकी आईडी कार्ड की जो फ़ोटो होती है, उन दोनों को मैच किया जाता है। इसलिए आपका आईडी कार्ड मँगवाया जाता है आपसे, ताकि दोनों को मैच किया जाए कि भाई पता तो चले सेम ही बच्चा बैठ रहा है एग्ज़ाम में, या कोई भी दूसरा स्टूडेंट आके बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है? इसलिए वो जो आईडी कार्ड है वो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया आपने, एग्ज़ाम दे के आप घर पे आ गए। भई घर वाले पूछ रहे हैं कि भई रिज़ल्ट कब आ रहा है? इस बारी पास नहीं हुआ ना तो बाइक नहीं दिलाऊँगा। ऐसे-ऐसे भई बहुत घर वाले होते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके की प्रकार की बात होती है कि भई इस बारी पास कर गया, इस बारी अच्छे नंबर ले आया तो तेरे को ये दिलाऊँगा, तेरे को वो दिलाऊँगा, ऐसे लालच देते रहते हैं। तो आपके दिमाग में थोड़ी-सी टेंशन रहती है कि भई रिज़ल्ट कैसा आएगा? क्या होगा? पास होऊँगा, नहीं होऊँगा? पास नहीं होऊँगा तो पापा मारेंगे, पास होऊँगा तो पापा ये दिलाएँगे, ऐसा-ऐसे रहता है दिमाग में।
तो उसके लिए जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट पे पहली बात तो रिजल्ट का अलग से पोर्टल बनाया जाएगा, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो रिजल्ट आपको कैसे चेक करना होगा, रिजल्ट आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने पहले ही बता रखा कि सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड रहती है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे एक्सेस वहाँ पे नहीं मिल पा रहा, दिक्कत हो रही है आपको, तो सीधे गूगल पे जाइए, इग्नू लिखिए, उसके बाद रिजल्ट लिखिए, उसके बाद जो भी सेशन है, जैसा अभी दिसंबर के एग्जाम होने वाले, तो हम दिसंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सेशन लिखेंगे दिसंबर 2024, ठीक है, उसके बाद सर्च कर देंगे। अगर वो रिजल्ट की लिंक जो है एक्टिवेट हो गई होगी तो वो शो होने लग जाएगी रिजल्ट में, अगर नहीं एक्टिवेट हुई होगी तो वो शो नहीं होगी। ठीक है, तो जब जब भी एक्टिवेट होगी तो वो शो होने लग जाएगी, जब तक नहीं होगी तो वहां पर कोई रिजल्ट ऐसा शो नहीं होगा जिसमें लिख रखा होगा इग्नू रिजल्ट दिसंबर 2024। ठीक है, एंड ये बात याद रखिए हमेशा कि जो रिजल्ट होता है वो एग्जाम के दौरान ही रिलीज करना स्टार्ट कर दिया जाता है इग्नू द्वारा। ठीक है, मान लीजिए 10-15 दिन हो गए एग्जाम को स्टार्ट हुए, उतने में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसका क्या मतलब है वो भी समझ जाइए। अब स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे तो एग्जाम ही खत्म नहीं हुए, रिजल्ट कैसे स्टार्ट हो गए, रिजल्ट कैसे आना स्टार्ट हो गया। अब देखिए पहली बात तो रिजल्ट कभी भी आपका पूरा डिक्लेयर नहीं होता, एक एक सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो आप ये मत समझिए रिजल्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि सारे सब्जेक्ट का एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ऐसा नहीं होता। एक एक सब्जेक्ट का, जैसे कि 8 सब्जेक्ट होते हैं किसी के 10 सब्जेक्ट होते हैं, कोर्स 10 होते हैं, 8 होते हैं, किसी के 14 होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक एक करके कभी 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, कभी 1 का हो गया, कभी 3 का एक साथ हो गया, कभी 2 का 1 का, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। इसलिए जो रिजल्ट की साइट है वो पहले एक्टिवेट कर दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सब मत सोचा करें आप पैनिक में आ जाते हैं कि सर अभी तो हमारा एग्जाम ही खत्म नहीं हुआ है, रिजल्ट कैसे आने लग गए। ठीक है, तो रिजल्ट पहले डिक्लेयर होने लग जाता है, और इसका कारण ये है कि देखिए काफी स्टूडेंट्स को रिजल्ट अपना कहीं और शो करना होता है, कहीं जॉब्स के लिए चाहिए होता है स्टूडेंट्स को। तो अगर एग्जाम खत्म होने तक का वेट करें और फिर उसके बाद से रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट किया जाए तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम के बीच में ही रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स के जल्दी से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर होए और उनको पता तो चले भाई वो पास है फेल है क्या है, कि पापा की मार मिलने वाली है, पापा का नाम मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब भाई आपका रिजल्ट देख लिया आपने, रिजल्ट की साइट पे गए, आपने रिजल्ट की साइट पे चेक किया अपना रिजल्ट, फिर उसके बाद चलो इसको ऐसे नहीं समझाते, ऐसे ही समझाते हैं। फिर एक और साइट होती है आपकी इग्नू की ग्रेड कार्ड की। ठीक है, ग्रेड कार्ड बोल दीजिए, मार्कशीट बोल दीजिए, ग्रेड कार्ड साइट, मार्कशीट साइट, कुछ भी बोल लीजिए। एक ये साइट भी होती है इग्नू की, ये होती है पर्टिकुलरली आपकी एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ मार्कशीट की। ठीक है, ये एक सॉफ्ट कॉपी होती है आपकी मार्कशीट की, बट ये पूरी प्रॉपर सॉफ्ट कॉपी नहीं होती, क्योंकि मार्कशीट आपकी थोड़ी सी अलग होती है इसमें से, जैसी है से थोड़ी सी अलग होती है आपकी मार्कशीट। ठीक है, ये जो साइट है इसमें भी आपके सारे मार्क्स शो होते हैं, इसमें ओवरऑल मार्क्स शो होंगे, आपके असाइनमेंट के हो, आपके प्रैक्टिकल के हो, चाहे आपके लैब के हो, चाहे एग्जाम के, चाहे किसी भी चीज के हो, सारी चीज के मार्क्स इस ग्रेड कार्ड की साइट पे ही अपलोड होते हैं। जो ऊपर हमने बताया वो एग्जाम की साइट में सिर्फ एग्जाम के मार्क्स होंगे, उसमें और कोई मार्क्स शो नहीं होंगे, सिर्फ एग्जाम के ही मार्क्स शो होते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन जो ग्रेड कार्ड वाली वेबसाइट है उसमें आपको A to Z सारे मार्क्स यहीं पे शो होंगे और कहीं शो नहीं होंगे। ठीक है, असाइनमेंट के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, एग्जाम के मार्क्स, लैब के मार्क्स, A to Z सारे मार्क्स यहीं पे शो होने। ठीक है, तो ग्रेड कार्ड को भी याद रखिएगा, जब भी आपको जाना हो ग्रेड कार्ड चेक करना, अपने असाइनमेंट के मार्क्स चेक करने हो, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना है इग्नू ग्रेड कार्ड। ठीक है, और असाइनमेंट की ये जो ग्रेड कार्ड वाली साइट है वो आ जाएगी। अब ग्रेड कार्ड से रिलेटेड एक और चीज हम बात कर लेते हैं। देखिए जब आप एग्जाम का रिजल्ट चेक कर रहे होंगे ना, तो कई बार ऐसा आता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनके एग्जाम की रिजल्ट में जो मार्क्स दिख रहे होते हैं वो अलग होते हैं, और ग्रेड कार्ड की जो साइट है उस पे मार्क्स अलग शो होते हैं। तो कोई स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाता है कि अरे सर मैं रिजल्ट वाली में तो फेल था, लेकिन ग्रेड कार्ड में तो मैं पास हो रखा हूँ, या ऐसे करे कोई स्टूडेंट को लगता है कुछ कुछ और लग जाता है किसी स्टूडेंट को। ठीक है, कभी कोई कहता है सर मेरे वहां तो बहुत कम नंबर थे, वहां तो मेरे बहुत ज्यादा हो गए। तो अब इसका हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ग्रेड कार्ड एक हमने पहले ही बता रखा है आपको, ग्रेड कार्ड जो है आपका एक मार्कशीट की थोड़ी सॉफ्ट कॉपी टाइप है, लेकिन पूरी प्रॉपर नहीं है। ग्रेड कार्ड में क्या होता है, ग्रेड कार्ड में आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 100 मार्क्स के, वो तो 100 में दिखते ही दिखते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, 70 मार्क्स के हैं, 80 मार्क्स के हैं, 75 मार्क्स के हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपरों को ये 100 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे किसी स्टूडेंट के 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में
कितने मार्क्स आ गए, 10 मार्क्स आ गए, ठीक है, 10 मार्क्स आ गए, मान लीजिए 50 के 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, उसमें 10 मार्क्स आ गए उसके, तो जो रिजल्ट की साइट है उसमें उसको 10 ही मार्क्स शो होंगे। बट जब वो ग्रेड कार्ड में आएगा, ग्रेड कार्ड में उसके मार्क्स वो 20 शो होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो 100 के नंबर से मिल रहा है, जो क्वेश्चन पेपर 50 का था उसको वो ग्रेड कार्ड में आके वो 100 का हो जाता है। इस वजह से जब उसकी नंबर डबल हुए क्वेश्चन पेपर के, जो मार्क्स था क्या बोलते हैं, टोटल जो मार्क्स था क्वेश्चन पेपर का 50 मार्क्स, उसको जब डबल करके 100 कर दिया गया है, तो उसी प्रकार जो स्टूडेंट के मार्क्स थे, जैसे 10 नंबर आए थे, उसको भी डबल कर दिया जाता है, यानी कि ग्रेड कार्ड में उसके मार्क्स 20 शो होंगे, 20। ठीक है, जो रिजल्ट की साइड में 10 शो हो रहे थे, वही ग्रेड कार्ड की साइड में 20 शो होंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों साइड्स में जो मार्क्स है अलग अलग शो होते हैं, क्योंकि रिजल्ट की साइड में आपके 50 में भी मार्क्स दिखते हैं, 50 में से कितने मार्क्स आए हैं आपके, 100 में से कितने मार्क्स आए वो भी दिखते हैं, लेकिन ग्रेड कार्ड में सिर्फ 100 में से ही दिखते हैं। जो आपका 50 का कोड भी होगा वो भी 100 में कन्वर्ट होकर ही आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। और इसी में एक असाइनमेंट की बात आई थी, जो हम बता रहे थे कि असाइनमेंट के मार्क्स चेक करने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा ग्रेड कार्ड में। तो असाइनमेंट की मार्क्स से भी रिलेटेड एक और बात थी, वो शायद हमने इसमें चीज़ में मेंशन नहीं करी। देखिए, असाइनमेंट के मार्क्स से देखने से पहले आपको हमेशा असाइनमेंट का स्टेटस ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका असाइनमेंट का स्टेटस क्या है। असाइनमेंट आपके पहुँचे भी हैं चेकर के पास, उन चेकर्स ने आपकी कॉपी चेक भी की है, नहीं की है, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेंगी? वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, वेट कीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी उस पे, इग्नू के असाइनमेंट स्टेटस पे। ठीक है, इग्नू के असाइनमेंट जो स्टेटस होता है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखती है कि आपके असाइनमेंट पहुँचे, नहीं पहुँचे, चेक हुए, नहीं हुए, वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखती है। तो सबसे पहले जो आपके असाइनमेंट की अपडेट है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पहुँचे, नहीं पहुँचे? वो सबसे पहले कहाँ पर अपडेट होगा? वो असाइनमेंट स्टेटस पे ही अपडेट होगा, ठीक है? उसके बाद ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स होते हैं अंत में। सबसे पहले आपका जो असाइनमेंट का स्टेटस है वो ये शो होगा कि आपके जो असाइनमेंट है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टेटस अपडेट होगा उसमें बाद में बताया जाएगा कि आपके जो है वो चेकिंग के लिए पहुंचे गए हैं, चेक हो रहे हैं अभी आपके असाइनमेंट। तीसरे में जब आपका दोबारा तीसरी बार जब अपडेट होगा आपका स्टेटस, तो वहां पे शो आएगा कि आपके मार्क्स अपडेट कर दिए गए हैं, ग्रेड कार्ड चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 3 बार ही ग्रेड को अपडेट, जो ग्रेड कार्ड असाइनमेंट स्टेटस है, उनके जो स्टेटस को 3 टाइप्स में डिवाइडेड कर रखा है, और 3 बार ही वो अपडेट होता है। सबसे पहले में कि आपके असाइनमेंट पहुंच चुके हैं, दूसरे में आपके असाइनमेंट चेक हो रहे हैं, तीसरे में आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट कर दिए गए, ग्रेड कार्ड चेक कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर ग्रेड कार्ड में आओगे, तब जाके आपके वो ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट के मार्क्स शो होने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्टेटस कभी अपडेट ही नहीं होता। ठीक है, स्टेटस कभी अपडेट नहीं होता, सीधे ग्रेड कार्ड में उनके मार्क्स शो होने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, बट मोस्टली केसेस में पहले स्टेटस अपडेट होता है, उसके बाद ही ग्रेड कार्ड में मार्क्स अपडेट होते हैं। ओके, ये बात कर ली। हाँ, इसका एक ही रेफरेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको असाइनमेंट के मार्क्स शो होते हैं, यहाँ पर आपके लैब के मार्क्स शो होंगे, यहाँ पर आपके एग्जाम के मार्क्स शो होंगे, यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुए उनके मार्क्स शो होंगे। यहाँ पर नॉट, अच्छा, यहाँ पर एक नॉट कंप्लीटेड कंप्लीटेड वाला भी स्टेटस होता है, वो भी हम बताते हुए चलते हैं। देखिए, कंप्लीटेड आपका तभी शो होगा ग्रेड कार्ड में जब आप सभी चीज में पास हो। अगर कोई कोड है आपका, उसमें आपके असाइनमेंट और एग्जाम 2 चीजें हैं, और इन दोनों चीजों में आपके 35 मार्क्स से ऊपर है या 35 मार्क्स है, तो आपका कंप्लीटेड स्टेटस शो होगा। ठीक है, अगर आपका किसी भी चीज में 35 में से कम है, असाइनमेंट में या एग्जाम में 35 मार्क्स से कम है, 34 है, 32 है, तब वहां पर नॉट कंप्लीटेड शो होगा स्टेटस में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे आपने असाइनमेंट नहीं दिए तब भी वहां पर नॉट कंप्लीटेड शो होगा, आपने प्रैक्टिकल नहीं दिए तब भी नॉट कंप्लीटेड शो होगा, प्रैक्टिकल नहीं दिए, असाइनमेंट नहीं दिए, एग्जाम नहीं दिए, ट्यूटोरियल नहीं दिया, तब भी नॉट कंप्लीटेड शो होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है कि जहाँ पर आपका नॉट कंप्लीटेड शो होता है। इसके पर्टिकुलर भी एक हमने पोस्ट बना रखा है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, आप उसको एक बार ही चेक कर लीजिएगा, तो उसमें बता रखा है किन किन केसेस में आपको ये शो होगा कि नॉट कंप्लीटेड है। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं भाई कि बच्चे ने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, स्टेटस पे भी अपडेट हो गया, बट वो उस मार्क्स से, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, कोई बच्चा फेल हो गया और दूसरा बच्चा उस मार्क्स से खुश नहीं है, उसके कम मार्क्स आए हैं, उसको लग रहा है कि मेरे 40 मार्क्स आए जबकि मैं 50-60 का करके आया था, मुझे सिर्फ 40 मार्क्स ही दिए गए। और दूसरा बच्चा है वो फेल हो गया है। अब वो कह रहा है भाई, अब पापा को कैसे बताया जाए कि मैं फेल हो गया, पापा तो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, शादी करवा देंगे मेरी। या कोई दूसरा बच्चा ये हो सकता है, वो ये सोचे कि पापा तो हमें मारेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तब बच्चे क्या कर सकते हैं, तब बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
या किसी के भाई पेरेंट्स अच्छे हैं जिनके पेरेंट्स इस बातों को समझते हैं, तो वो अपने पापा को बोलेंगे कि सर पापा के मेरे जो मार्क्स थे, मैंने एग्जाम तो बहुत अच्छा दिया था बट मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं मुझे। तब क्या करना होता है, तब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रीचेकिंग का एक पोर्टल होता है आपका, ये आपका उसी टाइम पे अपडेट होता है जब आपका एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, मतलब हो रहे होते हैं, बहुत हद तक हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए 1 महीना हो गया, आधा महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसके बाद रीचेकिंग का जो पोर्टल होता है वो अपडेट कर दिया जाता है रिजल्ट के साथ ही। जैसे रिजल्ट अपडेट होता है उसके बाद ही ये पोर्टल भी अपडेट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपनी जो कॉपी है उसको रीचेकिंग के लिए आप भेज सकते हो, यानी कि दोबारा से आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, दोबारा से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, दोबारा से मार्क्स देके आपको कॉपी आपकी चेक की जाएगी। इसमें भी रीचेकिंग के भी 2 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। एक तो आप अपनी कॉपी रीचेक करवा लीजिए, दूसरा आप अपनी आंसर शीट मंगवा लीजिए। अगर आप ये तीसरा ऑप्शन होता है, दोनों चीज़ एक साथ करवा लीजिए। ठीक है, तो हमेशा हम यही कहते हैं कि आप या तो दोनों चीज़ करवा लीजिए, ठीक है, या तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर लिया करें। या अगर आपको थोड़ा-सा कभी डाउट होता है कि लगता है कि हाँ यार, मैंने थोड़ा बेकार तो एग्ज़ाम दिया ही था, तो हो सकता है गलत हो, तो आप अपनी कॉपी मंगवा लिया करें, ठीक है। कॉपी मंगवाना इन द सेंस, मतलब कॉपी को आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, ये नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी जो आपकी आंसर शीट है असली वाली वो भेजी जाएगी, वो नहीं भेजी जाएगी। आपकी जो आंसर शीट होगी उसकी फ़ोटो लेके उसका पीडीएफ बना के आपको मेल में भेजा जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है आंसर की फ़ोटोकॉपी में। और जो आपका रीचेकिंग होता है उसमें हमने आपको बता दिया है, आपकी आंसर शीट दी जाएगी। अब हो सकता है सेम चेकर के पास ही पहुँच जाए, या हो सकता है किसी दूसरे चेकर के पास पहुँचे, तो वो आपकी कॉपी को दोबारा चेक करेगा, वो दोबारा आंसर पढ़ेगा, दोबारा मार्क्स देगा, उसके बाद वो अपने मार्क्स फाइनल बना के वो आपको अपडेट कर देगा साइट पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी अलग से साइट होती है रिजल्ट की, रीचेकिंग के रिजल्ट की अलग साइट होती है, वहाँ पे अलग से मार्क्स अपडेट होते हैं रीचेकिंग के। कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पहले 60 मार्क्स थे, ठीक है, उसके बाद रीचेकिंग उसने करवाई, उसके बाद उसके 70 मार्क्स हो गए, तो वो 70 वाले मार्क्स अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट के पहले 60 मार्क्स थे, उसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, उसके बाद उसके 50 मार्क्स हो गए, कम कर दिए गए मार्क्स, तब क्या होता है, तब भी आपके जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, जैसे कि 60 सबसे ज़्यादा मार्क्स थे आपके, तो वो ही अपडेट किया जाएगा। तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, पैसे का लॉस हो सकता है आपका, ये माना जा सकता है, कभी पैसे का लॉस होगा। बस ये है कि अगर आपको कम मार्क्स दिए जाते हैं, तो वो कम मार्क्स कभी अपडेट नहीं किए जाते, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वही अपडेट होंगे, ठीक है। तो अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और अगर आपको ज़्यादा मिल गए मार्क्स, तो आपके वो मार्क्स अपडेट होंगे रीचेकिंग वाले। अगर आपको कम मिले रीचेकिंग के बाद मार्क्स, तो आपके जो पहले प्रीवियस ईयर के मार्क्स जो पहले आपने दिए थे प्रीवियस में, जो मार्क्स मिले थे आपको ज़्यादा वाले, वो ही अपडेट किए जाएंगे। तो दोनों में से जो ज़्यादा होंगे सिर्फ वही अपडेट होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। बाकी वही सब बता रखा कि आपको रीचेकिंग कब तक करवानी होती है, फोटोकॉपी के लिए आप कब तक करवा सकते हैं। 45-30 दिन का टाइम दिया जाता है, और दोनों की फीस भी हम बताते चलते हैं। जो आपकी कॉपी की होती है आंसर शीट की, अगर आपको कॉपी मंगवानी हो तो उसके 100 रुपये लगते हैं, एंड रीचेकिंग के लिए आपके लगते हैं 750 करके रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों बोथ करवाओगे तब आपके लगते हैं 850, ठीक है। ये आपको साइट दे रखी है कि कौन सी साइट से आपको करना है, तो आपको इसके लिए भी गूगल पे जाके रीचेकिंग लिख दीजिएगा, वहाँ पर जाके साइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आती है कि भाई स्टूडेंट ने एग्ज़ाम सारे दे दिए, सारे ईयर क्लियर कर दिए, रीचेकिंग के लिए उसने अप्लाई किया नहीं क्योंकि उसके पहले से ही अच्छे मार्क्स आ रखे थे। अब आती है भाई फाइनल मार्कशीट, जब उनके घर पे आती है तो उनकी डिवीज़न कैसी पता चले कि भाई कौन सी डिवीज़न का बच्चा है, ये फर्स्ट डिवीज़न लाया है, सेकंड डिवीज़न लाया है, थर्ड डिवीज़न लाया है, या क्या हुआ है उसका। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि कितने नंबर वालों को फर्स्ट डिवीज़न माना जाता है, कितने नंबर को सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। तो 3 ही डिवीज़न होती है, फर्स्ट डिवीज़न होती है, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न, यही 3 डिवीज़न दी जाती है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 40 से लेके 49 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 40% से लेके 49%, यानी कि 40% से लेके 49% तक वो बच्चा हमेशा थर्ड उस पे रहता है, थर्ड डिवीज़न पे, ठीक है। सेकंड डिवीज़न वाले कौन स्टूडेंट होते हैं, जिन स्टूडेंट्स के 50% से लेके 59% होता है, ये होता है सेकंड डिवीज़न वाले। और फर्स्ट डिवीज़न वाले कौन से स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न वाले वो स्टूडेंट होते हैं जिन भी स्टूडेंट के 60 या 60 से पूरा 100 तक, ठीक है। 70 भी आए स्टूडेंट के तो भी वो फर्स्ट डिवीज़न रहेगा, 80% भी आए तब भी वो फर्स्ट डिवीज़न रहेगा, 100% भी आए, 100% भी आए तब भी वो फर्स्ट डिवीज़न ही रहेगा, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट के 60, 70, 80, 90, 100 हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट डिवीज़न के अंदर ही आते हैं।
ये जो ऊपर आपको दिखा रहे हैं 80% और उससे अबव, ये वाली जो ये कैटेगरी है ये इग्नू में नहीं है, ठीक है। तो इग्नू में सिर्फ 3 ही कैटेगरी है, एक फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ये ऊपर की ये जो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन वाली है ये नहीं है, और लास्ट वाली भी नहीं है, ठीक है। तो 3 ही डिवीजन है, याद रखिएगा। तो अगर 60 में से 60 भी आते हैं आपके, तो भी आप फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आते हो। अगर आपके 100% भी आते हैं, 100 में से 100 मार्क्स भी ला रहे हो सभी पेपर में, तब भी आप फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में ही आओगे, ठीक है। ओके, बाकी वही सारा बता रखा है कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, जो ऊपर भी आपको बता रखा था इसी चार्ट में ऊपर भी बता रखा है आपको। यहाँ पे भी आपको वही बता रखा है, ए ग्रेड मिलेगा तो कौन से पॉइंट होते हैं, ग्रेड पॉइंट क्या होता है, कौन सा लेवल होता है, वो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज और सर्टिफाइड, ऐसे करके आपको सारे दे रखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यही सारा एग्जाम के बारे में बता रखा है, एग्जाम का हमने सारा चीज बता दिया है, फी वी क्या होती है, ये सारी चीजें, लेट फी कितनी लगती है, वो सारी चीज बता दी। हॉल टिकट वाला हमने पहले ही बता दिया, ग्रेड कार्ड वाली हमने चीजें पहले बता दी। उसके बाद एक चीज आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट सभी के लिए, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस। ये चीजें इस बारी, पिछली बार हमने शेयर किया था, उस टाइम बच्चों को दिख नहीं रहा था। इस बारी हम एक बारी पूछ लेते हैं बच्चों को, इस बारी सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखिए, ये स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस है, जिसमें आपको नंबर्स दे रखे होते हैं, मेल आईडीज दे रखी होती है कि किस मेल आईडी पे आपको मेल करना है, किस नंबर पे आपको कॉल करना है, कि अगर कोई भी समस्या आ रही है, जैसे आपको असाइनमेंट मार्क्स से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी डिग्री से रिलेटेड कि आपकी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, डिग्री नहीं मिल रहा, क्रेडिट ट्रांसफर करवाना हो, अपना री रजिस्ट्रेशन, कुछ भी डिटेल, आपको एड्रेस चेंज करवाना हो, कुछ भी चेंज करवाना हो, बुक्स आपकी नहीं आ रही है, उन सब के लिए भी यहाँ पर नंबर और ईमेल आईडीज दे रखी है। ओके, एक बार आप फर्स्ट ग्रुप जो अप टू डेट वाले हैं वो बता दीजिए, इस बार आप सबको थोड़ा दिख रहा है क्या, इस बार भी नहीं दिख रहा है। ओके, चैट बॉक्स ऑन कर दिया हमने, इस बार आपको दिख रहा है, एक बार बताइए, अप टू डेट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स बताइए, इस बार इनको दिख रहा है थोड़ा कुछ, क्या लिखा है मैसेज में। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आई थिंक इस बार साफ से दिख रहा है सभी को। ओके 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 ओके, सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है। तो देखिए, ये पीडीएफ जो हमने, ये जब पिछली हमने इससे पहले जो इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाई थी, उसके बाद बच्चों ने कहा था कि दिख नहीं रहा, तो उसके बाद हमने उसका पीडीएफ भी अपडेट कर दिया था, अपलोड कर दिया था। तो वहां पर आपको इससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि और भी डिपार्टमेंट्स के, इधर तो बहुत ही कम नंबर और मेल आईडीज है, वहां पर आपको A to Z हर डिपार्टमेंट की मेल आईडी मिल जाएगी, आपके रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, A to Z सभी चीज की मेल आईडीज, नंबर्स आपको उसमें मिल जाएगी पीडीएफ में। तो आप वो टेलीग्राम, वो व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाइएगा, वहां पर आप थोड़ा सा ऊपर मैसेज करेंगे, 1-2 दिन पहले, जब इससे पहले हमने ली थी इंडक्शन मीटिंग, तो उसी के अगले दिन या उसी दिन हमने वो जो पीडीएफ था, ये वाला जो पीडीएफ है, पूरा एक और पूरा पीडीएफ है ये, तो उसकी एक इमेज ही है, एक पूरा पीडीएफ है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडीज का, एड्रेस का सारा डिटेल्स दे रखी है। वो पीडीएफ अपडेट किया था हमने, अपलोड किया था वहाँ पे चैनल्स में और ग्रुप्स में, तो आप एक बार वहाँ से चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है। ओके, तो वही सारी चीज़ें आपको बता रखी है कि कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में आपको किधर मेल आईडी कौन सी लगानी है। बाकी ये देखो, ये इससे रिलेटेड इश्यूज जो आपको बता रखा है कि इससे रिलेटेड कोई इश्यूज हैं आपके, तो आप इनको कर सकते हो। जैसे क्वेरी रिलेटेड, आपकी एग्जाम जो असाइनमेंट मार्क्स रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और इस मेल आईडी पे कांटेक्ट करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही आपके जैसे ग्रेड कार्ड में कुछ आ रहा हो इशू, तब यहाँ पर करना है आपको, ठीक है। कोई भी आपका जैसे यूएफएम का केस लग जाता है, तब आपको क्या करना है, बहुत सारे डिग्री, डिप्लोमा, रिजल्ट का कोई कुछ आ रहा हो इशू, या हॉल टिकट की कोई इशू आ रहा हो, तब आपको इस नंबर और इस मेल आईडी पे कॉल करना है, ठीक है। तो ये सारी मेल आईडी और नंबर्स दे रखे, आप इन पे कॉल करके बात कर सकते हो। बाकी वही सारी चीज़ें आपको बता रहे कि हर जो चैनल्स है, जैसे इग्नू का हर हर जगह पे है इग्नू, आपके हर प्लेटफॉर्म पे है इग्नू, आपके यूट्यूब पे भी है इग्नू, ट्विटर पे भी है, ट्विटर यानी कि एक्स पे भी है, एंड आपके इंस्टाग्राम पे भी है इग्नू, वहाँ पे भी आप ऑफिशियल अकाउंट्स इग्नू के फॉलो कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अपडेट्स आपको ट्विटर यानी कि एक्स पे मिलेगी, एंड फेसबुक पे भी मिलती है थोड़ी बात, फिर लास्ट में थोड़ी वेबसाइट्स पे मिलती है, ठीक है। तो एक्स पे एक्टिव रहा करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा इग्नू की अपडेट्स मिलती रहेगी। हमारे चैनल्स पे भी आप रहेंगे ज्वाइन, तो वहाँ पर आपको इन सबसे ज़्यादा जल्दी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल्स होते हैं आपके, एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट होते हैं, रीजनल सेंटर्स के भी होते हैं, और जो इग्नू है ऑफिशियल उनके भी होते हैं, बस स्टडी सेंटर्स के नहीं होते, ठीक है। स्टडी सेंटर्स के गिनती के कोई ऐसे स्टडी सेंटर्स होते हैं जो अपने अलग से अकाउंट बनाते हैं, बाकी रीजनल सेंटर के सबके होते हैं। इग्नू के जो ऑफिशियल है वो सब, जो इग्नू का ऑफिशियल है वो हर उस पे है, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो इनको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो।
इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, इग्नू की वेबसाइट बताई थी हमने। यहाँ पर आप जाओगे स्टूडेंट सपोर्ट में, स्टूडेंट ज़ोन में, इन सब जगह जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है? वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ के द्वारा दिखा रखा है। बाकी रीजनल सेंटर का हमने बताया ही था आपको कि रीजनल सेंटर की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर जाओगे तो रीजनल सेंटर से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती रहेंगी, ठीक है? ओके, और नीचे चलते हैं। नीचे वही सारा आपको बता रखा है कि वर्किंग डेज क्या होते हैं आपके रीजनल सेंटर के और स्टडी सेंटर्स के कॉमनली। देखिए अभी हम उनकी बात करते हैं कि हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर। हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर के टाइमिंग्स और डेट्स कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए मंडे टू फ्राइडे आपके जो रीजनल सेंटर्स होते हैं और हेडक्वार्टर्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, ठीक है? टाइमिंग आपकी वही रहती है 9:30 से लेके 6 बजे तक की। मोस्टली सारे रीजनल सेंटर और जो हेडक्वार्टर उसकी तो यही है, जो रीजनल सेंटर है उनकी यही रहती है, सभी रीजनल सेंटर की, ठीक है? देखिए किसी की हो सकती है थोड़ा आगे पीछे हो, किसी की 5 बजे तक हो, किसी की 4, किसी की 7 बजे तक हो, डिपेंड करता है आपके रीजनल टू सेंटर टू रीजनल। बट मोस्टली केसेस में जो टाइमिंग है वो आपकी कॉमनली सेम ही रहेगी सब में, ठीक है? ओके, और बात आती है स्टडी सेंटर्स की। देखिए स्टडी सेंटर्स की डिपेंड करता है आपके स्टेट पे कौन सा स्टडी सेंटर किस टाइम पे बंद होता है, उसका तो वही बता सकते हैं। बट दिल्ली का हम बता सकते हैं कि देखिए दिल्ली में जो है जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं आपके, वो सारे के सारे मंडे टू फ्राइडे ऑफ ही रहते हैं। सैटरडे संडे ओपन रहते हैं, जिसमें से कुछ स्टडी सेंटर सैटरडे ओपन रहते हैं, कुछ स्टडी सेंटर संडे ओपन रहते हैं, कुछ स्टडी सेंटर दोनों दिन ओपन रहते हैं, ठीक है? अब कुछ स्टडी सेंटर ऐसे होते हैं जो दिल्ली के कॉलेज नहीं होते, यानी कि दिल्ली डीयू यूनिवर्सिटी के कॉलेज नहीं होते हैं। वो सारे जैसे कि कोई हो गया आपका, जैसे पीसीटीआई हम बता रहे थे, एक इंस्टीट्यूट है ये, बट ये इग्नू के साथ वो हो रखा है कनेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर आप सातों दिन जा सकते हो, यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे सारे दिन जा सकते हो, सैटरडे संडे भी जा सकते हो, ठीक है? लेकिन जहाँ पर जो कॉलेजेस होते हैं, जो डीयू के कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर आपको सैटरडे संडे का ही ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है? कुछ ऐसे स्टडी सेंटर हो सकते हैं जो यानी कि अलग दिन का दें, बाकी जो मोस्टली हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है? बाकी जो आपके वो हो गए जितने भी क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट हो गए, वो सारों की जो टाइमिंग रहती है मोस्टली सैटरडे संडे ओपन रहते हैं, बाकी दिन भी ओपन ही रहते हैं, ठीक है? बाकी ये चीज़ हमने आपको बता दिया कि अलर्ट्स वाला सेक्शन रहता है आपका, जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप अलर्ट्स पे जाओगे तो वहाँ पर डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं आपको। न्यूज़ और अनाउंसमेंट वाला सेशन नीचे रहता है, उस पे भी आप देख के अपडेट्स पा सकते हो, ठीक है? बाकी एडवाइजरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको, कभी इग्नू को कोई मेल करना हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बता रखी है कि आपको अगर कोई क्वेरी हो तो जो क्वेरी हो तो आप कैसे पूछ सकते हैं कॉल के द्वारा, ई ज्ञान दर्शन के द्वारा, चैनल टीवी में, इन सब के रिलेटेड आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप इनको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप यहाँ पर ये जो इंडक्शन मीटिंग है आपकी, जो ये इंडक्शन मीटिंग का ये जो पार्ट है आपका, जो हमने समरी बताया, मतलब पूरा कैसे यूनिवर्सिटी काम करती है, वो यहाँ पर ओवर होता है। अब आपका यहाँ पर सेशन स्टार्ट होता है क्वेश्चंस का, यानी कि क्वेरीज का, कि आपके जो भी क्वेरीज हो उसको आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? उसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर हमसे सारी चीज़ें पूछ सकते हो। बाकी ये सारे जो चैनल्स हैं आप इनमें ज्वाइन होके सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई अपडेट हो वो यहाँ से ले सकते हो।